ये ना कंट्रोल क्या हो गया बताओ, खड़ी हो जाओ, हम लोग भी हंस लें। सॉरी वाली बात नहीं है, हंसना अच्छी बात है, तो नजर की क्रिया है, ऑटोमेटिक वो तो इंटरनल आता है ना। बता दो कि हम लोग भी सब लोग एक साथ हंस रहे हैं, पर्सनल है तो फिर कोई बात नहीं। जीएसटी शुरू करते हैं बेटा। जीएसटी फुल नाम क्या है इसका बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी गुड्स पे और सर्विस पे जो टैक्स रखता है उसको क्या बोलते हैं? जीएसटी। तो वो जीएसटी लायक हो गया। पहले केंद्र और राज्य अलग अलग कर की तरह अलग अलग थी, एक देश एक कर रही उसकी। अभी भी तो स्टेट का अलग है और उसका अलग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और कोई बताएगा? जीएसटी लायक हो गया। जरूरत क्या पड़ी जीएसटी की? बहुत सारे टैक्सेस तो हमारे यहाँ पे थे ही, अवेलेबल था, वैट भी हमारे पास था, वैल्यू एडेड टैक्स ले रहे थे, फिर जीएसटी की नीड क्यों पड़ी? पहले तो देखो, इसको लाने का मेन रीजन है कि जो टैक्स है ना, जो हमारा टैक्स सिस्टम था, इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई इसका मतलब समझो, सरलीकरण करना है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो टैक्स स्ट्रक्चर था ना, वो किसी को समझ में नहीं आता था, है ना। किसी केंद्र का अलग टैक्स है, अगर एक ही केंद्र, हमारा तो केंद्र एक है, दिल्ली पे अलग टैक्स लगा रखा है, कलकत्ता पे अलग टैक्स लगा रखा है ना। आप उत्तर प्रदेश में आ रहे हो तो उत्तर प्रदेश में अलग टैक्स लगा के रखा है, यानी एक सेंट्रल का जो कई टैक्स लेते थे, हर टैक्स का जो रेट होता था वो अलग अलग था। फिर टैक्स पे भी हम देख रहे थे कि टैक्स लग रहा था, जबकि नॉर्मली टैक्स एंड टैक्स दो चीज़ हो सकती है, या तो सेस हो सकती है या तो सरचार्ज हो सकती है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेशन थे जो समझ में नहीं आता था, लेकिन लोग पे कर रहे थे कि अगर हम किसी सामान पे वैट दे रहे हैं, उसके बाद भी कुछ लग्जरी आइटम के अलग टैक्स हो रहे थे। तो इस तरीके से जितने सारे टैक्स सिस्टम थे उसको क्या करना था? हमको सिंप्लीफाई करना था, सरल करना था। या हम उसको क्या करते हैं? सरल की सबको समझ में आए ये टैक्स है क्या और कैसे हमको पे करना है। दूसरी क्या थी? कास्केडिंग थी। कास्केडिंग का मतलब होता है कि टैक्स ऑन टैक्स, मैंने कहा ना कि टैक्स पे भी टैक्स लग रहा था, टैक्स ऑन टैक्स। तो अब इसको क्या करना था? हमें खत्म करना था कास्केडिंग को, यानी कि उसको हमको एकदम इतना, मैंने कहा सिंप्लीफाई करने में। और भी क्या करना है कि हमें पता रहे कि हमें कहाँ देना है। अगर हम दिल्ली में हैं तो भी एक सेम टैक्स देंगे, अगर महाराष्ट्र में है तो सेम टैक्स देंगे, कलकत्ता में है तो सेम टैक्स। लेकिन कुछ ऐसे टैक्सेस थे जो टैक्स पे भी टैक्स लग रहा था, तो उसको खत्म करने के लिए भी जीएसटी को लाना जरूरी था। तीसरा था हमारे लिए कि मार्केट जो था हमारा वो अलग मार्केट, अलग प्राइस। तो यानी सारे मार्केट को एकीकृत करना था। क्या करना था? इंटर ब्रैकेट करना था, यानी कि मार्केट को हम क्या कर दें? एकीकृत कर दें कि पूरे भारत में हम किसी भी मार्केट में कोई सामान खरीदेंगे तो हमको प्राइस में अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर कहोगे सर नहीं ऐसा तो है, अभी वही टीवी हम लखनऊ में कर दें और वही टीवी दिल्ली में कर दें, तभी मार्जिन अलग हो जाता है, दोनों में डिफरेंस को देखने को मिलता है। देखो ऐसा इसलिए मिलता है कि दिल्ली वाले डिस्काउंट दे रहे हैं और लखनऊ वाले आपको डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। लखनऊ वाले जितना डिस्काउंट दे रहे हैं उतना गोरखपुर वाले डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, गोरखपुर वाले जितना डिस्काउंट दे रहे हैं उतना बस्ती वाले डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। तो ये डिस्काउंट की वजह से वो डिफरेंसेस आते हैं। लेकिन जो टैक्स है टीवी पे 9% अगर वो पे कर रहे हैं दिल्ली वाले, तो आपके गोरखपुर वाले भी 9% पे करेंगे। इनका बस्ती में जो टीवी सेल करेगा उसको भी 9% ही देना पड़ेगा टैक्स, यानी कि हमने टैक्स को एक इक्वल कर दिया। अब प्रॉब्लम है कि जो रेट का डिफरेंस आ रहा है वो डिस्काउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और डिस्काउंट तो आपकी मर्जी, आपका सामान आप जितना डिस्काउंट में बेच दो, अपने प्रॉफिट में से डिस्काउंट दे दो। तो प्रॉफिट में वो लोग क्या कर रहे हैं? अपना डिस्काउंट ऐड करके काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी बिकेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कम प्रॉफिट भी कमाएंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए जीएसटी को लाया गया। अब जीएसटी आया कब? तो भारत में अमेंडमेंट किया गया है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101। कैसे याद रखेंगे? जीएसटी है पैसे का काम, और कहीं भी हम जाते हैं तो शुभ 101 रुपया देते हैं ना, 101 रुपया। तो याद रखना कि 101 रुपया दिया जाता है किस मामले में? पैसे के मामले में। तो
कहीं शादी ब्याह में गए, कहीं त्यौहार में गए, तो 101 रुपये का जो हम लोग दान देते हैं या दक्षिणा देते हैं, या जो क्या बोलते हैं उसको, बयान क्या बोलते हैं, दिया सगुन, हाँ सगुन दिया जाता है, तो सगुन समझना 101 रुपया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101वां में है ना, जो 2016 में हुआ, इसी में लाया गया क्या, GST लाया गया। और इम्प्लीमेंट में कब आया, तो इम्प्लीमेंट में हमारा कब आया है, 1 जुलाई 1970। इतनी बातें GST की लगी, और बातें हैं अरे इतना जान लो। GST क्यों लाया गया, तो टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए लाया गया, और क्या करें, टैक्स कटिंग के लिए लाया गया कि जो टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था उस टैक्स को हटा करके एक टैक्स ले आए, और पूरे भारत को एक मार्केट बनाना। आप किसी भी मार्केट में जाओ तो आपको सेम प्राइस सेम टैक्स मिले, तो इंटीग्रेटेड करने के लिए GST को लाया गया। GST लाया कब गया, तो 101वां अमेंडमेंट लाया गया। अरे वो मेरा तो ये तुम लोग कर लिया, मेरा प्रॉब्लम है 2019 में है, ठीक है ना, ये मेरी भी प्रॉब्लम है। ये मैंने पहले दिन ही बताया था, है ना, कि मैं 2000 को अक्सर 1900 पे ही ला करके रख देता हूँ, बोलूँगा भले, लेकिन लिखने में 19 लिख देता हूँ। एक्चुअली कहते हैं ना, मेरी पैदावार है 1900, पैदावार में समझ रहे हो ना, डेट ऑफ बर्थ 19 में आता है, ठीक है। तो हमने देखा कि GST जो लाया गया वो 101वां अमेंडमेंट आया, उस अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ, लाया गया GST, और उसको इम्प्लीमेशन में कब लाया गया, यानी इम्प्लीमेंट कब किया गया, तो इम्प्लीमेंट किया गया है 1 जुलाई 2017 में इसको इम्प्लीमेंट में लाया गया। इतना नोट कर लो। अब इसकी काउंसिल के बारे में पढ़ना है, इसकी काउंसिल कैसे काम करती है। अरे 70 लिख लो, हो सकता है 70 में GST का और बढ़िया फॉर्म आ जाए, GST वॉल्यूम 2.0, ठीक है ना। दिन छोटा होने लगा है और समय तेज लग रहा है, क्योंकि परिवारों में 10 मिनट चला गया। आगे बढ़े, क्या हो गया नोट ना। अब देखो, जब अमेंडमेंट हुआ 101वां अमेंडमेंट हुआ है ना, तो आर्टिकल किस आर्टिकल में लाया गया है ना, तो हमारा जो अमेंडमेंट हुआ 101वां है ना, उस अमेंडमेंट में आर्टिकल जो है आपका 279A है ना, इसके थ्रू लाया गया हमारा क्या, GST काउंसिल। अब लाया क्यों गया GST काउंसिल, प्रॉब्लम ये हुआ कि देखो टैक्स क्या था, स्टेट पे अलग टैक्स लग रहा था, सेंट्रल अलग टैक्स लगा रहा था, लग्जरी आइटम पे अलग टैक्स लग रहे थे, टैक्स पे टैक्स अलग लग रहा था। तो जब सारे टैक्स को आपने हटा करके GST लाया, तो देखोगे कि स्टेट गवर्नमेंट उसका विरोध कर रही है। एक बात बताइए, ला तो रहा है सेंट्रल, तो प्रॉब्लम ये होगा कि रेगुलेट कौन करेगा इसको, तो उनको लगा कि कहीं सेंट्रल रेगुलेट ना करे इसको, और सेंट्रल रेगुलेट क्या कर, मान लीजिए आपने GST लगाया और सारा टैक्स कहाँ चला गया, सेंट्रल को, तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल घोटाला हो जाएंगे, और सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है GST जो भी आती है हमारे पास, तो हमें क्या मिलेगा। तो बड़ा इसमें अनवन हुआ, तो ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें रहेगा, इसके लिए हम एक अलग से क्या बनाएंगे, GST काउंसिल। तो जो 101वां अमेंडमेंट हुआ उसमें आर्टिकल 279A में एक काउंसिल बनाया गया, उस काउंसिल का नाम क्या था, GST काउंसिल, और कहा गया कि GST काउंसिल में सेंट्रल एंड स्टेट के, है ना, स्टेट के कौन रहेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, मिनिस्टर क्या रहेंगे, इसके मेंबर रहेंगे। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं। और मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा टैक्स से फायदा किसको होता है, स्टेट को, क्योंकि स्टेट अपना टैक्स अपने पास रखती है और खुद ही यूज करती है। लेकिन सेंट्रल का जो टैक्स है वो यूनियन का टैक्स क्या होता है, कभी स्टेट भी कलेक्ट करती है, स्टेट यूज कर लेती है, कभी सेंट्रल कलेक्ट करता है, स्टेट यूज कर लेता है, कभी दोनों कलेक्ट करते हैं, दोनों यूज करते हैं। बहुत कम चांसेस है कि सेंट्रल खुद पे खर्चा करता है। कुछ टैक्सेस हैं जैसे डिफेंस उफेंस वाला जो है उस पर जो खर्चा करता है वो कौन करता है, वो करता है यूनियन। बाकी सारी चीज़ों में स्टेट स्पेशली खर्चा करता है। तो स्टेट को ज़्यादा दिक्कत थी कि ये GST आ गया तो कहीं हमको हमारे दिक्कत ना हो जाए, हमारा टैक्स ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी अपने तरफ खींचना। तो मोदी आए थे, नया नया प्रधानमंत्री, अब इससे पहले 60 साल 65 साल सरकार किसकी थी, कांग्रेस की, तो उसके साथ हम फैमिलियर हो चुके थे। लेकिन मोदी जी पे भरोसा नहीं था, स्टेट को स्पेशली भरोसा नहीं था कि भाई बीजेपी सरकार तो आ गई लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या थी,
कहीं बसपा की थी, कहीं सपा की थी, कहीं किसी की थी, कहीं किसी की थी, तो थोड़ा सा भरोसा कम हो रहा था कि एक्चुअली जीएसटी का इन्होंने विरोध किया था जब कांग्रेस ला रही थी, और आधार कार्ड का विरोध किया, जीएसटी का विरोध किया है। उसके बाद जब खुद आया तो लगा दिया, तो उनको डर था, और जीएसटी किसी को समझ में नहीं आया, और आज तक समझ में नहीं आया, ईमानदारी से बता रहा है, किसी को समझ में नहीं आया कि कौन सा टैक्स हटा कौन सा नहीं, लेकिन हम समझ गए कि हाँ जीएसटी है, बिल में लिखा रहता है जीएसटी। अब जो ये काउंसिल आया, ये काउंसिल में मेंबर्स कैसे थे, है ना, तो मेंबर मैंने बताया कि देखो मेंबर्स कौन है, मेंबर तो रहेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे। अब फाइनेंस मिनिस्टर में कौन भाई, तो एक हमारे हो गए सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, सेंट्रल के फाइनेंस मिनिस्टर हो गए CFM, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, कितने होंगे बेटा, कितने स्टेट हैं, कितने 28, है ना, 29 हुआ था, लेकिन अब फिर एक कम हो गया, 28 हो गया। और यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 3 लिया गया है ना, 3 ही यूनियन टेरिटरीज में फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर को लिया गया है। टोटल मेंबर कितने होंगे बेटा, 1 यहाँ, 28 यहाँ, 3 यहाँ, टोटल कितने होंगे बेटा हमारे पास, 32, 33, 32 मेंबर टोटल हमारे हो गए। अब ये हुआ कि जब कोई मत आएगा, है ना, जीएसटी पे कोई भी नियम, अभी जीएसटी भी हुआ है ना, रेट कम किया गया है, तो कोई भी मत आएगा तो उस मत को कैसे पास करेंगे, मेजॉरिटी के थ्रू पास करेंगे, यानी कोई भी बिल या टैक्स कैसे पास होगा, तो मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी हुआ किसका, इनके मेंबर्स का मेजॉरिटी हुआ तो पास हो जाएगा बिल। यानी अभी जब जीएसटी को कम करना था, इसका मतलब सबकी मीटिंग एक साथ हुई होगी, और उसमें मेजॉरिटी ये हुआ होगा कि क्या किया जाए, जीएसटी को कम किया जाए। इसलिए देखो पूरे कहाँ बवाल हुआ है, पूरा बकायदे स्टेट में, अरे ये मोदी जी का स्कीम थोड़े है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का दबाव था, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर का दबाव था कि बिल पास हो गया। तब समझा देता हूँ कि ऐसा स्टेट गवर्नमेंट इसमें है तो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल इसमें नहीं होता। प्रोफेसर कैसे नहीं रहेगा, बहुमत मेजॉरिटी मतलब कितना होता है, 50+1 है, बड़ा स्माइल सब कर रहा है, एक इधर एक उधर एक पीछे, ठीक है, समझो। बिल और टैक्स तब पास होगा कि हमको बढ़ाना है या घटाना है, वो मेजॉरिटी, बट यहाँ की जो मेजॉरिटी है वो काम करती है कितने पे, 75%। तो कहोगे और सब बढ़िया है, 75 है तो स्टेट का सबसे ज़्यादा मेंबर है, तो अगर स्टेट चाहेगा तो जीएसटी को अप डाउन करने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि स्टेट का रोल होगा, बट सर कह रहे हैं कि स्टेट का रोल 0 है। स्टेट चाहे ना चाहे, स्टेट का रोल ये है कि अगर वो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर के साथ आ गया तो बिल में अमेंडमेंट कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। समझते हैं आगे, पहले समझ लो कि 75% पे बहुमत पास होगा, यानी 75% वोट हुआ कि जीएसटी को बढ़ाया जाए तो जीएसटी बढ़ेगा, 75% ने वोट किया कि घटाया जाए तो घटेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ स्टेट का रोल बहुत कम होता है, अगर सारे स्टेट एक तरफ मिल जाएं तब भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आगे समझते हैं। क्वेश्चन से ही सब पूछा जाता है, कितना मत होना चाहिए। अच्छा 75 मतलब मत कितना होना चाहिए, 3/4 मत होना चाहिए। 75% का मतलब होता है 3/4, कहीं 75% दे दे, कहीं 3/4 दे दे, बोथ आर सेम। कितना वोट होना चाहिए, आगे बढ़े। अब देखो जो काउंसिल ने बनाया उसमें टोटल मेंबर कितने थे, 32 मेंबर को उन्होंने क्या अथॉरिटी दिया कि जो सेंट्रल के है ना, सेंट्रल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनका एक वोट है ना, वो कितना बराबर रहेगा, 33.3% के बराबर हो गया पावर में आगे, है ना, समझते हैं। 33 यानी कि इनका वोट 1/3 वोट के बराबर हो गया। जितना वोटिंग होगा उसका 1/3 वोट सिर्फ अकेले ये डाल रहे हैं। अब बाकी जो बचे है ना, रिमेन
बाकी जो शेष बचे है ना, उनका वोट कितने के बराबर हो गया बेटा? 33 घटाओ 100 में से तो 100 में से 33 घटेगा, कितना बचा? 66.6%, यानी कि 2/3 वोट के बराबर हो गया। यानी टोटल वोटिंग जितनी होगी उसका 2/3 वोट हो गया। तो कहोगे सर स्टेट का पावर, तो देखो मेजॉरिटी जोड़ो तो मेजॉरिटी देखते हैं। अगर हम समझते हैं कि एक तरफ सेंट्रल है, इसने कहा यस, अब पूरा रिमेन जितने भी बचे हैं है ना, उन्होंने कहा नो, तो बताओ क्या पास होगा? यस या नो? यस या नो? ना यस होगा ना नो होगा, पूछो क्यों? समझो। अरे भाई इसने तो 33% क्या कर दिया? यस, और इधर कितना हुआ? 66% नो। अब पास होने के लिए चाहिए कितना? 75% चाहिए ना, 75% होगा क्या? अगर अकेले सेंट्रल हाँ या ना में मेजॉरिटी दे दे, अगर सेंट्रल ने कहा यस नो और इन्होंने कहा यस, तभी पास होगा क्या? नहीं होगा। इट मीन्स तभी पास होगा जब सेंट्रल के साथ कुछ स्टेट वाले होंगे। लेकिन अगर पूरा स्टेट अगर सेंट्रल के अगेंस्ट आ जाए कि नहीं सर सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर की नहीं की जाएगी, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप पूरा मिल करके भी 75% वोट नहीं बना सकते, क्योंकि अकेले जो है हमारा जो सेंट्रल के फाइनेंस मिनिस्टर है वो अकेले 33% वोट क्या कर रहे हैं? अपने पास रख रहे हैं। तो 75% कभी होगा नहीं। अगर 75% लाना है तो इट मीन्स स्टेट में से सेंट्रल के पक्ष में जाना पड़ेगा, अपना लाभ ले करके किसी तरीके से मैनेज करके। बट एक बात बस ये बताने वाला था कि अगर पूरा स्टेट एक तरफ हो जाए तब भी सेंट्रल के हाँ या ना को बदल नहीं सकता है। आपको सेंट्रल का ही साथ देना होगा अगर उस बिल को आप पास कराना चाहते हैं। यानी कि जो अभी हुआ होगा उसमें सेंट्रल का मत तो रहा ही होगा जीएसटी कम करने में, प्लस स्टेट ने भी साथ दिया होगा। कुछ लोग नहीं दिए होंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इस तरीके से ये काउंसिल काम करती है। नोट कर लीजिए, कौन सा समझ में आ गया ना? इसके बाद तो किताब पढ़ के तुम लोग जितना क्वालिफाई कर दो एग्जाम में, उसमें सब कुछ लिखा होगा। मेन चीज़ें यही समझना था काउंसिल कैसे वर्क करती है। अभी लास्ट टाइम इंटरव्यू में पूछा गया था, जो मैं एक बार बताया था कि मॉक टेस्ट का क्या था, उसमें पूछा गया कि बेस्ट कैलकुलेशन क्या है किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन को बताने के लिए, जीडीपी या जीडीपी? तो जीएनपी। तो क्यों? तो जीडीपी में सर हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारा पे इंक्लूड होता है, फॉरेन की भी प्रॉफिट इंक्लूड होती है। अगर इस कंडीशन ऑफ फॉरेन कंट्री आउट ऑफ इंडिया, तो हमारी क्या हो जाएगी? जीडीपी अपने आप डाउन हो जाएगी। तो उसमें उन्होंने तुरंत सेकेंड क्वेश्चन किया, तो ऐसे तो विदेश से इंडियन को भगा दिया जाए, तो विदेश से इंडियन को भगा जाए तभी तो हमारा जीएनपी गिर जाएगा। तो उसका जवाब ये है सर कि जब जीएनपी क्रिएट करना हो तो विदेश में तो करेंगे, लेकिन जीएनपी उस इंडियन के द्वारा भी इंक्लूड होता है जो कि हमारे देश के अंदर है। और ये हम लोग की लाइबिलिटी बनती है या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बनती है कि जीएनपी जो हमारे देश के अंदर है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बिल्ड हो रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंडियन काम है, वो इंडियन का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे कि अंबानी अडानी, और जैसे बहुत लोगों को दिक्कत होती है अडानी साहब से, अंबानी साहब से, है ना, अरे अडानी ये कर रहा, अडानी वो कर रहा। अरे अडानी है तो तुम्हारा देश है, अंबानी है तो तुम्हारा देश है। अगर अभी अंबानी अडानी और टाटा बिरला चले जाएं तो तुम्हारा देश वही साफ सफाई वाला देश हो जाएगा। हमारी राजनीति लड़ाई अलग है, राजनीति लड़ाई में हम पड़े रहे, लेकिन आप एक बात जानिएगा आपके देश का पिलर है, और तो सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अडानी साहब इतना करोड़ों देते हैं टैक्स, तब आपका देश चल रहा है। अंबानी इतना टैक्स देते हैं तब चल रहा है, टाटा महिंद्रा इतना टैक्स दे रहा है तब देश चल रहा है। अगर वो टैक्स ना दे तो आपके टैक्स से चलने वाला है देश। आप तो आधे लोग तो रजिस्टर्ड नहीं होंगे अधिकतर जीएसटी, पैसा भी होते हुए तो कैश में काम करना पसंद करते हैं। इस बात को समझिए कि राजनीति मुद्दा में, और देखना जो गवर्नमेंट उनका खिलाफ करता है, जैसे कांग्रेस अडानी का खिलाफ गया और राजस्थान में जो सरकार बनी तो अडानी को सबसे पहले दिया, दोगे किसको? वही तो बिजनेसमैन है हमारे पास। इसलिए बिजनेसमैन कभी भी किसी सरकार का नहीं होता, हम कठपुतली होते हैं कि थोड़ा सा नाचते रहते हैं। अगर सरकार के खिलाफ गए तो कहीं सरकार ऐसा ना एलिगेशन लगा दे कि हमारी कंपनी ही बर्बाद हो जाएगी। इसलिए याद रखिए, कभी भी जब भी देश में र्यूमर होता है किसी के द्वारा, एक छोटा सा रिपोर्ट आया अमेरिका से, तो अडानी जी के पूरे शेयर क्या हो गए? गिर गए, और हम बड़े खुश हो गए,
बहुत लोग खुश हो गए। मतलब आपको लगता है कि भाजपा वाले को छोड़ करके बाकी और पार्टी वाले एकदम खुश हो गए। आप ये नहीं समझे कि अडानी का शेयर गिरना मतलब भारत का प्रॉफिट गिरना, भारत की जीडीपी। ये तो अमेरिका की स्ट्रैटेजी है, हर तरफ से आपको घेर रहा है और हम खुश हो जाते हैं। हमें ये सोचना है कि हमारे बिजनेसमैन जितना ज़्यादा गेन करें, वो जितना ज़्यादा गेन करेंगे उतना ज़्यादा टैक्स हमारे देश को मिलेगा। इनफैक्ट उनके प्रॉफिट पे भी इनकम टैक्स हमें मिलेगा और सरचार्ज तो मिलना ही, एसेस मिलना है, तो उनका बढ़ना जरूरी है। लेकिन हमारे देश में अभी भी बहुत पढ़े लिखे संपर्क ऐसे हैं कि अडानी के गिरते, अंबानी के गिरते, अरे देश तो अंबानी के हाथों बिक गया। अरे वो तो जीवन में जान लेना कि गवर्नमेंट हमेशा कारपोरेट के थ्रू ही चलेगा। अगर कारपोरेट ना रहे तो देश, पहले मैं बताया हूँ कि हमारे देश की जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से क्या है, कम है, क्योंकि हम विकासशील देश हैं। तो यानी हमारी इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा है, वही सब तो मैनेज करते हैं, वही सरचार्ज से देते हैं, क्योंकि वो लोग टैक्स पेयर है और बहुत बड़े टैक्स पेयर है। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग अभी स्टूडेंट हो, इसके बाद हो सकता है बड़े होगे, वोट भी दोगे, वोट देने के बाद किसी न किसी पार्टी को वोट तो करना ही करना है। सबकी अपने मनचाहा जिसकी आइडियोलॉजी जिसके साथ मैच करती है उसके वोट आप करोगे। बट इस बात का ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने का यही मतलब होता है कि आपको ये बात समझना होगा कि हमें अपने कारपोरेट वालों को बड़ा सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारा कारपोरेशन जितना आगे जाएगा, हमारा कारपोरेट जितना आगे जाएगा उतना देश बिल्ड होगा। अमेरिका इसलिए बिल्ड है क्योंकि उसका कारपोरेट जगत अपने देश में तो स्ट्रगल है ही, है ना, साथ में पूरे वर्ल्ड में फेमस। चाइना अपने देश में जीएनपी तगड़ा बनाता है, बाद में जीडीपी के बारे में सोचता है। हम चाइना से आगे हैं जीडीपी में, नहीं है, नहीं है ना। पहला कौन है? अमेरिका। दूसरा कौन है? चाइना। तीसरा कौन है? जापान। और चौथा हम हैं। अगर हमारे देश की पूरी आबादी अगर मेंटेन करने लगे जीडीपी तो हम चाइना को पीछे कर देंगे इस लॉजिक से। लेकिन क्या चाइना से हम अच्छी कंडीशन में हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि चाइना की जीएनपी बहुत तगड़ी है, हमारी जीएनपी बहुत पीछे है, हम जीएनपी में नहीं आते। इसलिए इस बात को समझना होगा कि हमारा कारपोरेट जगत आगे बढ़ना चाहिए और उनको जितना सपोर्ट प्रोवाइड हम कर सकते हैं करें, देसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो देसी चीज़ें अच्छा बनाएं। जैसे टाटा की गाड़ी ज़्यादा अच्छी है, महिंद्रा की गाड़ी ज़्यादा अच्छी है, जबकि सुजुकी की गाड़ी इतनी अच्छी नहीं होती है। सिक्योरिटी कंसर्न से देखा जाए तो 1 आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 1 है उनका, यानी सिक्योरिटी गाड़ी लड़ी तो आप बताओ पूरी फैमिली सही यमराज जी ले जाएंगे वैसे, ठीक है ना। तो सिर्फ डिजाइन से सीधे वैसे तक पहुंच जाएंगे। तो अपने जैसे गाड़ियों में उन्होंने अच्छी गाड़ी बनाई तो हमने सपोर्ट प्रोवाइड किया। तो हमारे कारपोरेट जगत को भी ये है कि जो भी चीज़ बिल्ड करे, जैसे मोबाइल ही है तो ऐसा बिल्ड करे कि हाँ वो आईफोन या सैमसंग को टक्कर दे सके, तभी तो हम कर देंगे। उनकी भी कुछ लाइबिलिटी है, हमारी भी कुछ लाइबिलिटी है, बट इकोनॉमिक्स में राजनीति का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो जीएसटी में हमने देख लिया, जीएसटी लाया तो गया, जीएसटी आया कब, इम्प्लीमेंट में कब आया। अच्छा ध्यान रखना, जो काउंसिल बना है वो भी काउंसिल कब बना है? 2016 में ही बना है, अमेंडमेंट 101 आर्टिकल 279A में। और हमने देखा कि जीएसटी आने से हमको फायदा क्या मिलेगा कि टैक्स में हमको छूट मिलेगा। उसकी काउंसिल कैसे काम करती है? तो सेंट्रल जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका वोट 1/3 वोट के बराबर होता है, यानी 33%। इतनी सारी बातें हो गई। अब जीएसटी है कितने प्रकार के ये समझते हैं। आप जब बिल देखते होगे तो उसमें होता है CGST, है ना। जीएसटी देखते होगे कभी बिल नहीं हो देखोगे नहीं, उसमें एक होता है CGST, एक होता है SGST और कहीं कहीं देखे होगे IGST। अब तीनों का अलग अलग मतलब होता है। कुछ लोग जो IGST आपको मैक्सिमम देखने को मिला होगा जब आप कोई मोबाइल फोन खरीदते हो, उसमें आप देखोगे IGST होता है। बाकी जो सामान आप खरीद रहे हो उसमें क्या होता है? CGST SGST होता है। तो क्यों भाई ये क्यों यूज किया जाता है, कोई बताए? CGST, IGST और SGST क्या है? चलो समझते हैं इस बात को। अगर सरकार ने किसी गुड्स पे, है ना, कोई गुड्स है जिस पे क्या लगाया है? 18% जीएसटी लगाया है। ध्यान रखना, इस 18% में 9% जो जीएसटी किसको जाएगा? वो जाएगा सेंट्रल, यानी सेंट्रल को गया, यानी 9% क्या हो जाएगा? CGST 9%। उस गुड्स का 9% किसको चला गया? बाकी कितना बचा बेटा? बाकी बचा 9%।
इस 9% टैक्स किसको जाएगा? तो ये 9% जो जीएसटी टैक्स है वो किसको जाएगा? स्टेट को। और यही जो होता है ये क्या होता है? एसजीएसटी। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ये है आपका सेंट्रल जीएसटी, ये है आपका स्टेट जीएसटी, और ये है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है समझते हैं, पहले इसको समझ लो। यानी क्लियर हो गया? 18% देना है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। क्या हम तो स्टेट को भी दे रहे हैं और सेंट्रल को भी दे रहे हैं, आप 18% ही दे रहे हो। वो आपस में क्या बंटवारा किए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन दोनों ने टाइजअप कर लिया कि 50% तुम्हारा 50% मेरा। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कि आप देखोगे कि यार बोले थे एक देश एक कर, और यहाँ पे स्टेट भी ले रहा है और यहाँ सेंट्रल भी ले रहा है। नहीं, एक ही कर है आपके पास, वो जीएसटी कर है और वो 18% है। किसी पे 10% है तो 5-5% बांट लेंगे, किसी पे 5% है तो 2.5% बांट लेंगे। ठीक है ना? आपको 5% देना है, वो कैसे बांटेंगे ये उनकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं। अभी तत्काल जो है 50-50% बांटना है। हो सकता है आने वाले समय में कहेंगे भाई मैं 10 रखूंगा तुम 8 रखूंगा, तो उससे हमको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं। हमको जो पे करना है वो 18% ही पे करना है, और सेंट्रल स्टेट मिला करके पे करना है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामान दिल्ली से आया है या सामान लखनऊ में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है या सामान कहाँ से, इससे हमको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमको जो पे करना है, जो सरकार ने जीएसटी स्लैब हमारे पास रखा, उस स्लैब के हिसाब से पे कर देंगे। आईजीएसटी वाली प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है समझो। हम कहाँ हैं बेटा? यूपी में। हम खरीदने वाले कौन हैं? यूपी वाले। और सामान कहाँ खरीद रहे हैं? लखनऊ में, है ना? लखनऊ कहाँ है बेटा? यूपी। समझना, यूपी की बात हो रही है, हम यूपी वाले हैं और लखनऊ में सामान खरीद रहे हैं, या उत्तर प्रदेश के किसी भी जिला, किसी शहर, किसी गांव में सामान खरीद रहे हैं। यानी खरीदने वाला कहाँ का? उसी स्टेट का। बेचने वाला कहाँ का? उसी स्टेट का। अगर ऐसा होता है कि जो बायर है ना, जो बाई कर रहा है और जो सेलर है, वो दोनों एक स्टेट के हैं, सेम स्टेट के, है ना? सेम स्टेट के, तो वहां पे जीएसटी कैसे पे होगा? वहां पे जीएसटी पे होगा सेंट्रल जीएसटी प्लस एसजीएसटी। ये तरीका। यानी कि अगर हमने कोई ऐसा सामान खरीदा जिस पे जीएसटी कितना है? 10% है, तो हम सामान खरीद करके लाएंगे और उस बिल पे देखेंगे तो उस बिल पे क्या लिखा रहेगा? CGST 5%, SGST 5%। यानी कि 10% में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में बांट लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने खरीदने वाले भी इसी स्टेट के, बनाने वाला भी इसी स्टेट का, बेचने वाला भी इसी स्टेट का। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है कि तुम, अब होता ना कि गाड़ी खरीदे यार दिल्ली में बड़ा सस्ता है गाड़ी, हम यूपी के हैं, उठाए ट्रेन बुक किए, ट्रेन में बुक करने के बाद पहुंचे दिल्ली, और दिल्ली के मार्केट से हमने कोई गाड़ी खरीद ली। यानी कि खरीदने वाला कहाँ का? बायर है आपका, जो बायर है वो कहाँ का है? यूपी का। और सेलर कहाँ का है? दिल्ली का। अब यहाँ कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? जीएसटी लग गया मान लो 18%, समझते हैं? 18% क्या हो गया? जीएसटी। अब बंटवारा कैसे होगा? तो 18% में 9% तो सेंट्रल ले लेगा, कहेगा देखो भैया तुम दोनों का मसला है, तुम दोनों आपस में समझो, लेकिन हमारा अगर तुमने रोका तो हम पूरा रोक देंगे आपको, तो कहीं के टैक्स नहीं पाओगे। तो इसका मतलब 18% में 9% जीएसटी किसको? 9% जीएसटी जो हुआ वो किसको मिल गया? सेंट्रल को मिल गया। अब बचा कितना? 9%। अब दिल्ली वाला कहेगा माल तो मेरा बिका है, हमको दे दो। यूपी वाला क्या कहेगा? अरे हमारा आदमी खरीदा है, हमको दे दो। दोनों में दिक्कत हुई, और एकीकृत मार्केट क्या है? अब ऐसे कंडीशन में क्या करेगा? सेंट्रल उस पूरे 9% को क्या करेगा? अपने पास रख लेगा। 9% अपना अलग निकाल लिया, जो 9% जो टैक्स बचा है उसको सेंट्रल क्या करेगा? अपने पास रख लेगा। अब कहेगा अब मैं वहाँ डिसाइड करूंगा कि कितना % दिल्ली को देना है और कितना % यूपी को, क्योंकि खरीदने वाला यूपी वाला है, तो यूपी को इस टैक्स पे हक बनेगा। लेकिन बेचने वाला दिल्ली का है, इसका मतलब दिल्ली का भी इस टैक्स पे हक बनेगा। उसमें क्या होता है? उसमें इस बात को ध्यान रखना कि उसमें क्या होता है? CGST होता है, SGST होता है, यानी तुम्हारे स्टेट को कितना मिला, और IGST जो इंटीग्रेटेड है आपके साथ, जो जुड़ा हुआ है, उसको कितना मिलेगा, और दोनों के बिल में अंतर होगा। ठीक है ना?
दोनों के जो हमको बिल मिलेगा उसमें हमारे स्टेट का टैक्स लिखा होगा और जिसने बेचा है उसमें उनके स्टेट का टैक्स होगा। अब वो डिसाइड करेगा कौन, सेंट्रल, कि दिल्ली को कितना टैक्स देना है और इसमें से यूपी वाले को कितना टैक्स देना है। जब हम अपना बिल देखेंगे तो हमारे बिल पे उत्तर प्रदेश को जितना टैक्स मिला होगा उस पर SGST लिखा होगा। अब उनके यहाँ जो SGST होगा कि दिल्ली को कितना टैक्स मिला है, और IGST फिर परचेज किसमें होगा, जो हमको I मिला होगा वो उनका S होगा, उनका जो S होगा हमारा I होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि यूपी वाले ने खरीदा तो यूपी वाले को 5% दे दिया, तो हमारे लिए इंटीग्रेटेड GST क्या होगा भाई 4% होगा ना, इंटीग्रेटेड GST। लेकिन ये इंटीग्रेटेड किसको मिला है, दिल्ली को मिला है। तो दिल्ली वाला जो बिल होगा, दिल्ली वाले में क्या होगा, SGST क्या होगा, दिल्ली वाले बिल पे होगा 4% और इंटीग्रेटेड GST क्या होगा तो 5%। तो लोग क्लियर है, वो अपना स्टेट को दिखाएंगे। हमारा जो इंटीग्रेटेड होगा उनका SGST होगा, उनका जो SGST होगा हमारे लिए इंटीग्रेटेड होगा। ये समझना था। GST 3 तरीके के आपको हो गए, सेंट्रल GST, स्टेट GST। जब एक ही स्टेट में सामान बन रहा है, एक ही स्टेट में बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो अच्छा, बनने पे भी डिपेंड करता है। बनने पे कैसे डिपेंड करता है समझो, मान लो ये कोचिंग सेंटर अभ्युदय नहीं है, ये समझ लो ये कोचिंग सेंटर किसने ऑर्गेनाइज किया है ना, अपने कोऑर्डिनेटर ने कोचिंग सेंटर बना दिया, जिसका मेन ब्रांच हो गया कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, और इसका एक ब्रांच कर दिया जाए दिल्ली में। तो और दिल्ली में कोई भी अपना पढ़ाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करने वाले वहाँ के तो बस सिंपल सी बात है। लेकिन एक सवाल ये होगा कि दिल्ली में ही शिक्षा दी जा रही है, दिल्ली वाले ही शिक्षा ले रहे हैं। अब ये नहीं कि सर यूपी से कोई लड़का गया है, उसमें मैटर नहीं करेगा, जाके दिल्ली में ही ले रहा और वहाँ पे रह रहा है। इस कंडीशन में सेंट्रल और दिल्ली का बनेगा, लेकिन कहेगा ना कोचिंग सेंटर तो हमारा है यूपी का, तो वहाँ पे भी IGST यूज होगा, क्योंकि वहाँ पे भी अनुबंध है। तो अब एक नियम होगा कि कहेगा मेरा कोचिंग सेंटर मेन ब्रांच यूपी में दिल्ली में खोलने हो, तो क्या होगा, आप लोग को मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, नहीं, दिल्ली का हक बनता है। और ऐसा नहीं कि हम दिल्ली में जाकर अपना ब्रांच खोले तो हमारा हक खत्म हो जाता है, हमारा भी हक बनता है। ऐसे कंडीशन में IGST का यूज होता है। जहाँ पे भी ध्यान रखना 2 स्टेट का अनुबंध हो गया वहाँ पे IGST पहला काम करेगा, सेंट्रल रख लेगा, सेंट्रल डिसाइड करेगा किसको कितना % देना है। 50-50 दे दे, बट 50-50 नहीं होता है। अब वो क्या रेशियो वो होता है, यहाँ GST आपका खत्म। और कोई दिक्कत यहाँ पे GST में, एक GST में और छोटी सी चीज़ है, उसको भी क्लियर कर देगा। चलो इसको नोट कर लो बेटा, ज़्यादा नंबर जाना है। 2 मिनट और देंगे, ई वे बिल खत्म कर दूँ, और एक है आपका इनपुट क्रेडिट क्या है, इसको समझाता हूँ, हिंदी समझ लेना, आप गूगल कर लेना, आगे बढ़े। देखो इनपुट क्रेडिट क्या है बेटा, इनपुट क्रेडिट समझते हैं, इसके बाद समझते हैं ई वे बिल। इनपुट क्रेडिट समझो, मैंने है ना कोई कंपनी डाला या कोई सामान मैंने खरीदा या कोई मैंने सर्विस बेची, सर्विस बेचने के बाद मेरी कमाई कितनी हो गई 10 लाख, इस पर GST लगेगा क्योंकि हाँ मैंने सर्विस को सेल किया है। तो सर्विस सेल किया, अभी जो मैं कर रहा हूँ सर्विस ही है ना, तो मैंने कोई सर्विस सेल किया, उसका खर्चा कितना आया 10 लाख। इसका मतलब सर्विस पे अगर 18% टैक्स होगा तो कितना हो जाएगा बेटा 1.8 लाख मैं क्या दे दूंगा टैक्स, ये मैं टैक्स दे दिया। 10 लाख का था तो 1.8 लाख मैंने क्या कर दिया टैक्स दे दिया, यानी मतलब टोटल गवर्नमेंट को मैंने कितना पे कर दिया। अब गवर्नमेंट कैसे आपस में बांटेगी वो हमारा मैटर नहीं है, हमने गवर्नमेंट को 10 लाख के बजाय कितना दिया 11 लाख है ना, इतना मैंने सॉरी इतना मेरी कमाई का मैंने सर्विस दिया, हाँ ठीक है 11.8 लाख ये हमारा टोटल इनकम रहा होगा, जिसमें मैंने 10 लाख बचा लिया है और मैंने 18% टैक्स दे दिया। भाई हमारे पास इनकम होगा तभी तो हम दे पाएंगे। अब देखो ऐसे कंडीशन में समझना कि यहाँ हमें समझना क्या है, ये सब अमाउंट से नहीं, ये हमने क्या दे दिया है टैक्स दे दिया है। किस चीज़ के लिए दिया है, जो सर्विस मैंने आपको प्रोवाइड किया। अब मेरा मन किया मैं आईफोन खरीदूँ तो खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, खरीदूंगा, कोई रोकेगा क्या, नहीं रोकेगा। मान लो आईफोन का जो रेट है वो कितना है 99,000 है ना, और इस पे जो टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 36,000। तो मैंने कितना टोटल पे किया बेटा 1,35,000, ठीक है।
फिर मैं कहा नहीं, एक मैं डिस्प्ले कर दूंगा। वो डिस्प्ले कितना पड़ा हमारा 2.5 लाख का, और उससे मैंने देखा कि टैक्स कितना हमारा लग रहा है, तो उसमें हमारा मान के चलते हैं कि 50 के हमारा क्या लग गया, टैक्स लग गया। ठीक है ना। अब समझो इनपुट क्रेडिट क्या होता है। इनपुट क्रेडिट ये होता है कि मुझे पता है कि मेरी इनकम में से 1.8 लाख मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पे कर रहा हूँ जीएसटी। किसको? गवर्नमेंट को। और किस चीज़ के लिए? जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, उससे जो मेरी इनकम जनरेट हो रही है उससे मैं पे कर रहा हूँ। यानी मैं अपनी सर्विस बेच करके सरकार को पे किया कितना, 1.8 लाख। तो आईफोन क्यों खरीदा हूँ मैं? सरकार, तो मैं क्या करूँगा, सरकार को बोलूँगा सर मुझे आईफोन चाहिए। कहें क्यों? बच्चों के कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स पढ़ना है ना, बच्चों के मैसेज आते हैं, तो सरकार के 10 सर बना लो, ये आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, ये मैं डिसाइड करूँगा, क्योंकि मुझे खरीद, मैं अपने औकात के हिसाब से खरीदूँगा ना, तो सरकार हमें रोक नहीं सकती है। तो हम खरीद लिया आईफोन। तो आईफोन में 36 के क्या हमारा लग गया, टैक्स लग गया। फिर हमने कहा पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, सोच रहा हूँ कि एक एलईडी खरीद लूँ। तो एलईडी मैंने 2.5 लाख का खरीदा, उस पर जीएसटी मेरा बना 50,000 रुपया। तो मैंने वो भी पे कर दिया। दुकानदार हमसे पैसा पूरा लेगा, वो छूट हमें नहीं देगा। तो हमने कितना, अभी मान लो दोनों मिलाकर के हमने कितना पे कर दिया बेटा, 86,000 रुपया मैंने क्या कर दिया है, टैक्स पे कर दिया है। किसको? दुकानदार को। और दुकानदार इस पैसे को किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। अब जब मैं 1.8 लाख जब पे करने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, उसमें से माइनस कर दूंगा 86K और उसके बाद पे करूंगा। तो सरकार कहेगा भाई क्यों, इतना क्यों दिए, तुमको तो 1.8 लाख देना था। तो कहोगे सर मैंने ऑलरेडी 36,000 रुपया किसको दे रखा है, मोबाइल वाले दुकान का। ये देखिए सर उसका बिल है, ये दुकान का एड्रेस है, ये दुकान है, लगा दिया। कहेंगे ठीक है, तो कम भरना पड़ता है ना। फिर कहेंगे ये 50,000 क्यों कम किए? अरे सर मैंने एक एलईडी खरीदा है और मैंने इसका बिल ऑलरेडी उस दुकानदार आता है, उस दुकानदार से ले लीजिएगा। और सिंपल सी बात है, जब दुकानदार ने सेल किया तो सरकार ने ले रखा है, तो सरकार दुकानदार से छोड़ती नहीं है, जो उसका टैक्स होता है वो वसूल लेती है। इसका मतलब सरकार को ये पता चलेगा कि फलाने दुकान से 36,000 रुपया हमारे अकाउंट में ऐड हो चुका है, हमारा अकाउंट मतलब हमारे ट्रेजरी में आ चुका है, और 50,000 भी हमारे ट्रेजरी में आ चुका है। और ये दोनों का सेल किसने किया है? इस बंदे ने किया है। और इस बंदे का इतना टैक्स अभी सरकार के पास बन रहा है, तो सरकार इसको क्या करेगा, इनपुट क्रेडिट देगा। जो हमने अपने सर्विस में इनपुट के लिए लगाया उसके लिए सरकार हमको क्या करेगा, उसमें माइनस कर देगा। वही हमारा क्या होता है, इनपुट क्रेडिट। यानी जो हम गुड्स एंड सर्विस के लिए या जो भी हम प्रोडक्शन के लिए या कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कोई इनपुट्स यूज करते हैं, उसका जो टैक्स होता है वो हम क्या करते हैं, जीएसटी टैक्स में जब हम माइनस कर देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इनपुट क्रेडिट। अब देना ही पड़ेगा, क्योंकि सर अगर मेरे पास फोन नहीं रहेगा, मेरे पास टीवी नहीं रहेगा, तो मैं आपको पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, पढ़ा नहीं पाऊंगा तो बच्चे से पैसे नहीं मिलेंगे, बच्चे से पैसे नहीं मिलेंगे तो सर जब हमारी इनकम ही 10 लाख नहीं होगी तो 1.8 लाख कहाँ से आपको टैक्स मिलेगा। तो आपको टैक्स चाहिए तो हमको वो, लेकिन हाँ हर चीज़ के लिए नहीं। तब कहोगे सर 10-12 तो आईफोन खरीद लेते हैं, हमको भी छूट मिल जाएगा, तो क्या आपको तो बढ़िया है। अगर ऐसा करते हो तो फिर आ जाएंगे इनकम टैक्स वाले, है ना, कहेंगे भैया इतना फोन कहाँ, फिर आप जाओगे। इसलिए इनपुट उतनी ही जरूरत है जितना आपकी सर्विस में जरूरत पड़ेगा। इनपुट्स में वही माइनस कराओगे जितनी आपकी कंपनी में उस इनपुट की जरूरत पड़ी है। कोई मशीन खरीद रहे हो तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसको आपको माफ कर दिया जाएगा, उस पर टैक्स आपको नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आपके पास मशीन रहेगा तभी तो गुड्स बनाओगे, गुड्स बनाओगे तो बिकेगा, बिकेगा तो उसमें सरकार को आप टैक्स प्रोवाइड कर दोगे, तो सरकार आपका वो टैक्स जो है वो मेन टैक्स में से माइनस कर देगा। वही होता है आपका इनपुट क्रेडिट। नोट कर लो बेटा। आगे एक आता है ई वे बिल। आगे बढ़े, हो गया। ई वे बिल क्या होता है? वे मतलब बिल मतलब वे मतलब रास्ता, यानी रास्ता में लगने वाला ई बिल है ना, इलेक्ट्रॉनिक बिल। कहाँ लगता है? जब आप कोई सामान खरीदते हो, गाड़ी पे लगाते हो या अपनी बाइक पर लेकर के जाते हो, तो कभी कोई पुलिस वाला तुमको रोकता है? हाँ, नहीं रोकता है। कभी रोका है? नहीं रोकता। लेकिन कभी कभी देखा करो, रात को तुम टीवी ऐसे लोड करके लेकर के चले जाओ, तब तक पुलिस वाला आपको रोक देता है। तो कहता है ये कहाँ से?
पता चलेगा चोरी करके ला रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, खरीद के ला रहे हो। चौराहे पर रोका तो आप क्या दिखाते हो? बिल दिखाते हो, कागज वाला भी बिल जिसमें पेन से लिखा हुआ है। तो कब कागज वाला बिल कब चलता है? जब आपकी जो टीवी की प्राइस है या जो आपकी एसी की प्राइस है, या टीवी एसी छोड़ दो, आपके गुड्स की जो प्राइस है वो कितना है? लेस देन 50,000 है ना, लेस देन 50K। तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है, यानी आपको ई वे बिल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 50,000 से अधिक का सामान ले रखा है तो फिर आप जो कागज वाला बिल दिखाओगे वो बिल का मान्यता नहीं है। तो जब भी आपको रास्ते में सुविधा न हो, जब चेकिंग के दौरान, यानी कोई देखते हो टेम्पो वाला सामान लोड करके टाइल्स लेकर के जाता है, तो अगर 10,000 12,000 का सामान है और पुलिस वाला रुकता है नाका पे, तो वो क्या करता है? कागज वाला भी बिल दिखा देता है तो मान हो जाता है, जिसमें पेन से लिखा गया और मुहर लगाया गया है। लेकिन अगर उसी टेम्पू पे 50,000 का ज़्यादा माल लोड है तो तुरंत पुलिस वाला क्या करता है? साइड में गाड़ी खड़ा कर चालान कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि आपके पास ई बिल नहीं है। तो ई वे बिल जो है ये क्या कहता है कि अगर आप जो गुड्स एंड सर्विस है ना, गुड्स एंड सर्विस अगर मोर देन 50,000 है, उसकी जो वैल्यू है ना, मोर देन 50K, तो इसका मतलब है कि आपको क्या लेना चाहिए उससे? ई वे बिल। और नहीं लेंगे तो आप पे क्या कटेगा? चालान कट जाएगा भाई, क्या हो सकता है आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। तो इसलिए आपको ई वे बिल, ई वे बिल भी बहुत अलग कैटेगरी के होते हैं कि कौन सा बिल की वैलिडिटी 1 दिन होता है, कौन सी बिल की कैटेगरी 2 दिन होता है ना, वो दूरी पे डिपेंड करता है कि कितना किलोमीटर जाना है तो आपका 1 दिन रहेगा, कितना, तो ये चीज़ें आपको जब नोट्स में भेजूंगा उसमें वो चीज़ें रहेगा, एक बार देख लीजिएगा, पूछा नहीं जाता है। बस आपको ये जानना होता है कि ई वे बिल क्यों जरूरत पड़ती है। तो ई वे बिल की जरूरत इसलिए पड़ती है कि रास्ते में आपको किसी तरीके की सुविधा ना हो, और उस कंडीशन में चाहिए जब आपकी गाड़ी पे या आप जो सामान ले जा रहे हो वो 50,000 से ऊपर का है। अगर 50,000 से ऊपर का है तो आपको ई वे बिल चाहिए, नहीं तो 10,000 12,000 का फाइन मार देंगे, क्योंकि आप लीगल नहीं माने जाएंगे और आपको गलत साझा कर दिया जाएगा। और जो कागज वाला बिल है वो नीचे मांगा हो सकता है। जैसे किराना स्टोर पे आप जाते हो, किराना स्टोर वाला अगर आपको ई वे बिल नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जीएसटी बिल अगर वो कागज पे बिलिंग करके दिया है तो मान्य होगा। जो रसीद वाला होता है जिसमें कार्बन के पीछे छपा होता है वो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ शर्त है उसके भी जीएसटी नंबर होना चाहिए। भले ही उसने जब छपवाया होगा रसीद तो उसके ऊपर जीएसटी नंबर लिखा होगा, अगर वो नहीं है तो वो बिल क्या है? रद्दी है। लेकिन अगर वो है तो चलेगा, लेकिन 50,000 से ऊपर का सामान है तो वो भी बिल नहीं चलेगा, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक बिल चाहिए। ये आपको होगा ई वे बिल। अब चलते हैं एग्रीकल्चर पे। जीएसटी खत्म, ई वे बिल खत्म, इनपुट क्रेडिट क्या होता है समझ गए ना। जीएसटी में 3 कैटेगरी हो गई, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। क्लियर? जीएसटी काउंसिल हो गया। जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर है? टोटल 32 मेंबर हैं। 28 आपके कौन से हो गए? 28 हो गए आपके स्टेट के, 3 हो गए यूनियन टेरिटरीज के, और आपकी 1 हो गए सेंट्रल के। सेंट्रल वाले का वोट कितना होता है? 1/3 यानी 33%। इट मीन्स अगर बहुमत चाहिए 75% तो इनका सहमति सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। पूरा स्टेट एक तरफ कोई मतलब नहीं, इनकी सहमति के बाद ही कोई काम होना है। इसमें कोई स्टेट वाला मिल करके 75% पहुंचा सकता है। इतनी बातें हो गई। किस आर्टिकल के थ्रू हुआ है? 279A अमेंडमेंट 101 2016। इम्प्लीमेंट कब हुआ है? 1 जुलाई 2017। बात क्लियर? जीएसटी में आपको इनपुट क्रेडिट मिलता है, यानी जिस चीज के लिए आप जीएसटी भर रहे हैं उसमें अगर कोई आपने गुड्स एंड सर्विस के लिए जो इनपुट्स आप यूज करते हैं, जिसके बिना वो गुड्स एंड सर्विस बन नहीं सकता है, तो आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा। आपके दाल चावल और रोटी सब्जी के लिए इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप जूता खरीद रहे हो तो उसके लिए इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तो ऐसा जूता नहीं पहनेंगे तो कांटा चुभ जाएगा तो पढ़ा नहीं पाएंगे सर को, क्या भाई चुभ रहे हो, उससे आपके सर्विस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, बात आगे बढ़े। एग्रीकल्चर अगला चैप्टर बेटा आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर में हमको स्पेशली जो पढ़ना है वो एमएसपी ही पढ़ना है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, इसको कौन इम्प्लीमेंट में लाता है, कैसे इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, एमएसपी कैसे डिसाइड होती है। अच्छा, इसमें नेट अवेलेबल है कि नहीं? जरूरत पड़ेगी।
थोड़ा समझाना पड़ेगा सरकार किस तरीके से इस पे काम करती है। एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर में हम करते क्या, अच्छा एग्रीकल्चर सेक्टर कौन सा है बेटा आपका, ये कौन सा सेक्टर है, ये प्राइमरी सेक्टर है, कोई दिक्कत, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर वाली बातें हमने इकोनॉमिक्स में कर ली थी, जिसमें एग्रीकल्चर को हमने क्या रखा था, प्राइमरी सेक्टर। अब एग्रीकल्चर में एक चीज देखो, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम वाली चीजें हैं वो है क्या है, इनइक्वालिटी इन इनकम। अगर एग्रीकल्चर में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम सबसे पहले बात होती है कि एग्रीकल्चर हमारे देश में सबसे ज्यादा मात्रा में, यानी कि मैंने बताया था कि ये प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा वर्कर यहीं से आते हैं, सबसे ज्यादा वर्कर यहीं से, लगभग इस समय अगर देखा जाए नॉर्मल एवरेज तो 46% से लेकर के 56% जो वर्कर है वो क्या है, इसी सेक्टर से आते हैं। यानी कि देश की जीडीपी में 50% योगदान किसका होना चाहिए, भाई हमारे देश में 100% लोग काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो घर पे बैठे कुर्सी तोड़ रहे हैं और बेड तोड़ रहे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा। अगर हमारे देश में 50% लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो देश की जीडीपी में भी इनका योगदान लगभग 50% या अगर कह सकते तो 40% योगदान तो होना चाहिए। लेकिन जीडीपी में जो इनका योगदान देखा जा रहा है वो क्या है, वो जीडीपी में जो इनका योगदान है वो 16 से 17% ही दिखाया है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किसका था, एग्रीकल्चर का, और उद्योग धंधे जो हमारे थे उनका क्या था, कम था। लेकिन आज क्या हो गया, जो हमारे मेन है टर्सरी सेक्टर के सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए, नौकरी सेक्टर में है तो वो जीडीपी में ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, यानी सर्विसेज वाले। और यहाँ पे एग्रीकल्चर का योगदान कितना हो गया, 16 से 17%। तो ये इनइक्वालिटी आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं इनकम में, कि हमारे देश में 50% 56% लोग सिर्फ 16-17% जीडीपी क्रिएट कर रही है। और आपको पता भी है कि देश में पता है 1% लोग रहते हैं तो देश का लगभग 90% इनकम लेकर के बैठे होते हैं। ये बात आप करते हो ना, तो बड़ा हमें तकलीफ होता है कि यार सरकार गलती कर रही है। सरकार गलती थोड़े कर रही है, आप नहीं कमा रहे हो ना भाई, सरकार तो चाहती है आप कमाओ, जितना कमाओगे उतना सरकार को पैसा दोगे, जितना ज़्यादा कमाओगे तो प्रोग्रेसिव इनकम तो प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स और बढ़ाएंगे। जहाँ 5% मिला तो वहाँ 10% मिलेगा, 10 से 20 मिलेगा, है ना, 20 से 30 मिलेगा। और ज़्यादा कमाओगे सरचार्ज जोड़ेंगे, सेस जोड़ेंगे। सरकार तो चाहती है आप कमाओ, आप नहीं कमा रहे हो ना, प्रॉब्लम आप में है, इसलिए सरकार आपको नौकरी नहीं दे रही है। बिजनेस करो चल गया तो बढ़िया, ये सरकार की गलत नीति है, ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी नीति है, आपको दोनों तरफ बैलेंस बना करके चल रहा है। बट इस बात को समझना कि हमारी देश की जो 50% आबादी है वो सिर्फ 16% जीडीपी में योगदान देती है, बाकी 50% जो है बाकी जीडीपी को संभालता है। तो ये जो इनइक्वालिटी आपको देखने को मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, इस प्रॉब्लम पे समझते हैं। एग्रीकल्चर में हम करते क्या है बेटा, खेती करते हैं। पहला काम है आपका, जो हम इरिगेशन करेंगे, जो खेती करेंगे, तो खेती करने में हार्वेस्टिंग बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो खेती जब करेंगे और सिंचाई को बोलते हैं इरिगेशन, जो पानी आप थोड़ा पटाते उठाते हो टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसके इरिगेशन। तो सबसे सीड से लेकर के, आप समझना, सीड से लेकर के लास्ट हमारा क्या होता है, हमारा सेलिंग, है ना, प्लांटेशन हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, कटिंग हो गया, सब कुछ होने के बाद लास्ट में हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उस अनाज को बेच रहे हैं। यानी अनाज को बोने से लेकर के बेचने तक भारत में पूरा जो कंट्रोल है वो किसका है, वो गवर्नमेंट का है। यानी कि भारत सरकार एग्रीकल्चर को कभी फ्री छोड़ा ही नहीं। अब समझना, एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटा बच्चा होता है तो जब वो पैदा होता है तो उसको कौन पालता है, माँ। क्यों, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट अभी नहीं हो सकता है। फिर उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, फिर दौड़ना सिखाया, फिर भी स्कूल में उसके गए तो पेरेंट्स मीटिंग में अटेंड करते हैं। लेकिन एक समय आता है ना कि आप अपने बच्चे को क्या कर देते हो, फ्री, कि अब मेरा बच्चा मैच्योर हो गया, अब वो हम लोग को पालेगा। ऐसा कब होता है, यानी कि आप जब अपने बच्चे को छोड़ते हो तभी वो बच्चा आगे बढ़ता हो। जब कई परिवार ऐसे मिलेंगे जो बहुत बड़े हो गए, अभी भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ते। कुछ भी करना है तो पहले पापा से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, भले वो एज हो गया 34 साल 35 साल, लोग पापा से पूछ के बता रहे हैं, मतलब अभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, फुल्ली मैच्योरिटी उनके अंदर नहीं आई है। इसका मतलब है कि किसी को मैच्योर करने में सबसे बड़ा इम्पैक्ट रोल किसका होता है, गार्जियन का, कि कब उसका हाथ पकड़ना और कब उसका हाथ छोड़ करके उसे खुद चलने को देना। तो इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर भी तो हमारा बच्चा है गवर्नमेंट का,
कि कल ये इनकम देने वाला है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट चलो सीड्स में समझ में आया कि चलो शुरुआत के क्षणों में आपने क्या किया कि आपने साथ दिया, लेकिन कभी तो उसको आज़ाद करो। जब तक उसको आज़ाद नहीं करोगे वो खुद काम नहीं करेगा, खुद काम नहीं करेगा तो वो जीवन भर बच्चा बना रहेगा। और उसी का रिजल्ट है कि आज भी हमारे देश में एग्रीकल्चर बच्चा बन करके ही काम कर रहा है। इसलिए किसान की स्थिति आप देख सकते हो, एक बच्चे के इनकम से भी खराब है। अगर एक छोटा बच्चा भी छोटा सा बढ़िया बिजनेस कर लिया है, जिसका बस एक सा दुकान, एक कहते हैं ना पंसारी का दुकान है, वो भी किसान से अच्छी कंडीशन में है, घर बनवा रहा है, गाड़ी ले रहा है, लेकिन किसान की कंडीशन क्या है, खराब है। तो हमने बच्चे से भी बुरी कंडीशन कर दी है एग्रीकल्चर। उसका रीजन क्या है कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं सीड से लेकर के सेलिंग तक कंट्रोल खुद बनाया, और सीड से सेलिंग तक कंट्रोल बनाने के साथ में हम क्या बोए इस पे भी कंट्रोल उनका है। तो कहोगे नहीं सर ये तो नहीं, सरकार तो नहीं करती कि क्या बोए, हमारा खेत है, हमको जब मर्जी करता भिंडी बो लेते हैं, जब मर्जी करता गेहूं बो लेते हैं। तो देखो भैया थोड़ा सा अपने खाने के लिए बोना वो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। हम बात करते हैं जो सेलिंग होती है, इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, मार्केट में जो स्किल होती है उसकी बात करते हैं। अब सीड पे कैसे कंट्रोल है भारत का समझो। हम बोना चाह रहे हैं कोई और चीज, अचानक तुम्हें पता चला भाई एक सबका फसल होता है ना, खरीफ का फसल होता है, राबी का फसल होता है। तो भाई इस तरीके से जो हमारी फसलें हैं तो उसमें क्या होता है कि खरीफ की फसल में एक फसल तो है नहीं, कई सारे फसल है। तो मेरा ऑप्शन है कि मैं ए बो, और ठीक है ना, सरकार चाहती है कि तुम बी बो, ठीक है ना। अब दोनों में फर्क कैसे आएगा? सरकार अगर बी पे सब्सिडी दे दे, जो बी का जो बीज है उस पर सब्सिडी दे देगा, तो आपका झुकाव किस तरफ हो जाएगा? तो यार ये वाला जो सीड से बड़ा महंगा है यार, और इतना बजट नहीं बन पा रहा है, तो क्या करेंगे? सरकार ने सब्सिडी दिया किस पे? बी पर। तो हमने जाकर के बी बीज लाया और अपने खेत में बो दिया। यानी कहीं ना कहीं हमारी हम जो खेती कर रहे हैं उस पर सरकार का कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? सरकार ने जैसा चाहा वैसा कर दिया। क्योंकि सर हाँ वहां से नहीं आया। अब तुम कह रहे हो कि हम गाय का गोबर फेंकेंगे, और सरकार ने यूरिया सस्ता कर दिया एकदम। आपको लगा कि फलाने यादव जी के पास गाय और भैंस का गोबर है, वहां जाकर के वो सुखा करके बढ़िया ड्राई वाला एकदम ले आएंगे, पता चला वो महंगा है, यूरिया सस्ता है। अब जीएसटी, अब जब ऐसे समय में सरकार क्या करती है, उसको सब्सिडी दे देती है। सब्सिडी दी, आप क्या करोगे? अब गोबर के जगह आप क्या यूज करोगे? यूरिया यूज करोगे। मार्केट में बेचने गए, मार्केट में जब बेचने गए तो सरकार ने एमएसपी दे दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब आपको लग रहा है कि एमएसपी के थ्रू अगर इसको बेचेंगे, अब आपको एमएसपी पहले पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि जब आप कटिंग कर रहे हो तब एमएसपी डिसाइड होता है। जब आप बोने जाते हो, स्विंग बोलते हैं उसको, जब आप बोने जाते हो उसी समय आपको एमएसपी बता दिया जाता है कि इतने में माल बेचेगा। तो आपको खुद पता है ना कि ये ले जाऊंगा, ये माल मेरे मार्केट में बिकेगा कि नहीं बिकेगा। बिक गया तो बढ़िया प्रॉफिट कमा लूंगा, नहीं बिका तो फिर क्या करूंगा? तो फिर समझ में आता है कि ऐसा चीज हो जिससे सरकार एमएसपी देती है, उसमें ये कंफर्म है ना कि अगर मेरा माल मार्केट में नहीं बिका तो मैं सरकारी गोदामों में बेच सकता हूँ। सरकारी जो सेंटर्स बनाए गए हैं, CACP का जो सेंटर है वहाँ पे मैं बेच सकता हूँ। सरकार ने कुछ केंद्र बनाकर रखे हैं जहाँ पे धान गेहूँ में बेच सकता हूँ, तो वहाँ बेचूंगा। इसलिए देखना हमारे देश में वही गेहूँ वही धान पे आज भी लोग फोकस कर रहे हैं। उस चीज़ की खेती नहीं कर रहे हैं जो चीज़ें हमें इकोनॉमिकल क्या करे, स्टेबल करे। क्यों? क्योंकि सीड्स जब लेने जाते हैं तो गेहूँ पे सस्ता कर देते हैं, जब सेलिंग करने जाते हैं तो एमएसपी पे। यानी अभी तक पूरे देश में 23 ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिस पर एमएसपी मिला हुआ है। तो एमएसपी पे हमें एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि हमारा माल खराब नहीं होगा, हमारा माल सरकार ले लेगी। अब ये तो है कि ले लेगी, एक्चुअली में एमएसपी पे ले रही है नहीं ले रही वो आगे प्रोसेस में हम बताएंगे। यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर का स्तर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है उसका पूरा जिम्मेवार कौन है? गवर्नमेंट है। और ये आज की नहीं, शुरू से जब से आई है तब से हमने उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। यानी कि जब इलेक्शन आएगा तब आप देखना एमएसपी कितना हाई हो जाता है, और जब सरकार मतलब बन गई है तो उसके बाद एमएसपी कैसे डाउन होगा वो चीज़ अभी हम आपको दिखाने में है ना इसमें अवेलेबल। बस उसको दिखाई दे पहले। अब एमएसपी की जरूरत क्यों पड़ी बेटा, ये आप समझते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत क्यों पड़ी बताओ? एमएसपी की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, ज्यादा दाम में भी तो बिक सकता है, लेकिन जो खरीदने वाले रहते हैं वो जबरदस्ती कम दाम पे खरीदते हैं। तो जबरदस्ती तुमसे कोई कर देगा तो खरीद लोगे? मतलब वो जबरदस्ती खरीदी पर उन्हें बेचना पड़ेगा, वरना उनका अनाज खराब हो जाएगा।
पहली बात तो देखो एमएसपी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सही बात है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर सब लोग करते हैं, लेकिन सच में बता दो कि जो खेती, जैसे आप देखो इंजीनियरिंग करते हो इंजीनियर बनते हो, डॉक्टरी करते हो डॉक्टर बनते हो, खेती करने के लिए वाकई में कोई पढ़ाई करता है क्या? जब कुछ नहीं करता तो पता चलो गांव में खेती करेंगे, यही करते हैं ना। लेकिन कोई बताओ पढ़ लिख करके खेती करने जाता है? लेकिन आज भी जब सोशल मीडिया चलाते होगे तो फलाने भैया ने नौकरी छोड़ करके इतना करोड़ों बनाया, क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई स्टडी किया है। आप सिंपल सी बात है, सरकार को भी पता है आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप वो चीज़ें उपज कर रहे हो जिसको आप स्टॉक करके नहीं रख सकते, अपने यहाँ स्टॉक करोगे तो खराब हो जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में जब बाजार में बेचने जाते हैं तो इन्होंने कहा कि जब हमारे पास ये स्टॉक ज़्यादा है और पता है कि अगर अपने घर पे ज़्यादा देर रखेंगे तो सड़ जाएगा, और ये बात बायर को भी पता है, जो खरीदने वाला है कि भाई रखेगा काम, तो जो आपकी कास्ट है, जो कास्टिंग आपकी है उस प्रोडक्ट, कास्टिंग मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट में कास्ट आया है उस कास्ट के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा करके आपको ले लेता है कि चलो भाई इसकी कास्टिंग इतनी है, 10-12 रुपया बढ़ा दो और ले लो। और हम क्या करते हैं, इसलिए बेच देते हैं कि अगर नहीं बेचेंगे तो अगले साल फसल कैसे उगाएंगे। हमारे घर पे पता चलता है कि जो हमने 4 महीना मेहनत किया है, अगर अब नहीं बेचेंगे तो हमारे घर की कंडीशन खराब हो जाएगी। उधर हमने कर्जा पे लेकर के काम किया है, कर्जा वाला हमारे घर में घुस जाएगा कि भाई पैसा दिए हैं। इस कंडीशन में हम क्या करते थे, और मान तो सरकार ने इसके लिए आपके लिए एमएसपी लाया कि भाई हम क्या करते हैं कि अगर ऐसे कंडीशन में आपको मैं ओपन करता हूँ कि आप जहाँ माल बेचना चाहो वहाँ बेचो, अगर आपको एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर अगर कहीं रेट मिल रहा है तो आप बेच दो। अगर इस कंडीशन में नहीं बिक रहा है तो आपका अनाज खराब नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? मैं लेता हूँ। यानी कि आपका अनाज वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे मैं लूँगा। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे ऐड होता है, कैसे ऐड नहीं होता है, वो उसके बारे में अभी जब हम लोग ग्राफ देखेंगे तब समझेंगे। तो एमएसपी का लाने का मेन रीजन क्या था कि आपको मिनिमम पैसा मिल जाए और आपका अनाज खराब ना हो। लेकिन उसके बाद भी अभी जो हमारा रिपोर्ट आया है 2016 का रिपोर्ट है ना, शांतनु करके है जो उन्होंने कमीशन बनाया था, उसमें एक रिपोर्ट आया है कि अभी भी देश के 80% लोगों को जो एग्रीकल्चर में ऐड है उन्हें पता ही नहीं कि सरकार हमारा माल खरीदती है। 75% से 70% तक लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि एमएसपी होता क्या है, ये भी होता है क्या कि हमारा माल सरकार इतने रेट पे खरीदती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखो, अभी आ रहा है ना नवंबर का मंथ, तो शायद भाई हम तो अपने इलाके में देखते हैं धान की खेती होती है। धान जब कटेगा तो देखना कि जो जितने धान केंद्र वाले हैं बुलाएंगे, बेटा अंगूठा लगा देना, तुमको 10% दे देंगे। चलता है, कुछ लोग किए हैं कि नहीं, ईमानदारी से बताना। बहुत लड़के करते हैं, इसमें यूथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। वो क्या करते हैं कि जो किसानों से हैं उन्हें पता ही नहीं कि एमएसपी भी होता है, तो वो किसान से क्या करते हैं, अगर मार्केट में रेट 20 रुपया तो 15 रुपया में खरीद लेते हैं, अपने गोदाम को भर देते हैं। लेकिन अब वो ये नहीं दिखाएंगे कि हमने किसान से खरीदा, वो दिखाते हैं कि किसान ने एमएसपी पे बेचा है। तो वो क्या करेंगे, आपको किसान बुला करके बताएंगे कि आओ अंगूठा लगा देना, और वो जो धान उन्होंने 20 बोरा खरीदा है या 20 कुंटल खरीदा है या 100 कुंटल खरीदा है, आपके नाम पे लाट करेंगे, पैसा आपके अकाउंट में आएगा, फिर आप पूरा पैसा लेकर, क्योंकि आपने तो कुछ बेचा ही नहीं है, आप उठा करके पैसा उनको दे देंगे। उसमें से अगर 20 रुपये के हिसाब से बिका होगा तो 15 रुपया उस किसान को 5 रुपया सीधे काटेंगे। और इसमें सब लोग अधिकारी सब इन्वॉल्व है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी और कोई अनलिंक नहीं। तो ये तरीका क्यों, क्योंकि हमें एमएसपी के बारे में पता नहीं है, और पता भी है तो वो देंगे हमारा स्टॉक क्या हो गया है, फुल हो गया। सरकार ने एमएसपी तो लाया लेकिन उतने केंद्र नहीं बनाए हैं कि जहाँ पे पूरा माल स्टॉक हो पाए। तो आपके पास एक और सेंटर है जो कमीशन ने बनाया, CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कास्ट एंड कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस है। उन्होंने अपने सेंटर्स बना रखे, वो इतने दूर बना रखे कि जितना में आप ट्रांसपोर्टेशन आपका जाएगा उतना में आप माल नहीं बेचोगे, मजबूरी में आप एमएसपी से नीचे ही अभी भी माल बेच करके चले जाते हैं। अब तुमको दिखाता हूँ एमएसपी काम कैसे करता है। गूगल है ना इसमें, दिखाता हूँ एमएसपी है ना, ये है आपका एमएसपी।
MSP आपको दिखा दिख रहा है ना सबको? ऐसा नहीं है कि लाइट ज़्यादा तो लाइट कम कर दो इसका। यहाँ देखो, ऊपर वाला ही देखना है। देखना 2016 में है ना, ये रेको का मतलब होता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मैंने बोला जो CAP आपका है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइजेज। ये जो कमीशन बनाया गया, इस कमीशन का काम है कि ये बताइए कि इस बार MSP कितना रखना है, किस फसल पे कितना रखना है, पेड़ी पे कितना रखना है आपको, है ना, कॉटन पे कितना रखना है, कोपर पे कितना रखना है। तो ये उनका काम करना है कि रिकमेंडेशन करेंगे, लेकिन बाद में आपका मिनिस्ट्री तय करेगा कि वो रेट रखना है या नहीं है। तो 2016 में कितना रिकमेंडेशन किया गया? 1470। और सरकार ने कितने पे फिक्स कर दिया? 1470। फिर 2017 में कितना किया गया? 1550 और फिक्स कर दिया गया 1550। फिर यहाँ पे 1745 बोला गया 2018 में और 1750 रुपये यानी 5 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ा करके सरकार ने आपको दिया। अब हमें जो देखना है वो मैं बता रहा हूँ। 2016 से आओ, 2016-17 और 2017-18 में कितना रुपया बढ़ा है बेटा? इसके कैसे होता है? यहां से देखो कितना रुपया बढ़ा है। मुझे लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? चलो समझते हैं। अभी देखो यहाँ से आप समझते रहना। 1470 से कितना रुपया बढ़ा है बेटा? 1550। कितना रुपया बढ़ा? लगभग 80 रुपया बढ़ा, ठीक है ना। अब देखना यहाँ से 1550 से कितना हुआ है? 1750। अच्छा, एक यहाँ पे कितना बढ़ा है? चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखना 1750 से यहाँ पे कितना आया है 2019 में? कितना रुपया बढ़ा बेटा? बस मैं ये बताना जो चाह रहा हूँ, ये तो आप रिपोर्ट देख लोगे, आप गेस करना। इलेक्शन कब हुआ था हमारे देश में? 2019 में। और कब हुआ था? 2024 में। 2019 में इलेक्शन हुआ। अच्छा, इलेक्शन 2019 में है तो सरकार आपको फायदा कब पहुंचाएगी? 2019 में कि 2018 में? 2018 में MSP पे सरकार कैसे खेलती है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। राजनीति, जो कि इकोनॉमिक्स को कभी भी राजनीति में नहीं शामिल करना चाहिए। अगर आप देश का, मैंने भी बताया था, अब मैं अपने बच्चों से ही बोल सकता हूँ, मैं सरकार को तो बोल नहीं सकता हूँ, मैं तो उठा के डाल देगी, है ना, कि भैया ज़्यादा सरकार के खिलाफ बोल रहे हो। बट हमें जो जेन्युइन चीज़ें बतानी कि सरकार आपके साथ किस तरीके से इकोनॉमिकल को भी पॉलिटिकल बनाती है, उस चीज़ को समझना। कि 2016 में है ना 1470 था, तो हमने सिर्फ कितना रुपया बढ़ाया? MSP पे 80 रुपया बढ़ाया। किस पे? ये पेटी पे, ये ऊपर वाला जो है पहला वो पेटी पे, ठीक है ना। अब 1470 से आपने 1550 बढ़ाया, लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि 2019 में इलेक्शन है तो आपने क्या किया ना? हाँ, एक साल पहले 1550 से सीधे 250 कर दिया, 1750, यानी कि 200 रुपये MSP हमने बढ़ा दिया। अब फाइनली देखो, हमें पता है कि अब जो माल बिकने वाला इलेक्शन के बाद बिकना है। अब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन का काम खत्म, अब आपकी MSP 1750 से कितना बढ़ा है? इस तरीके से सरकार आपसे खेल जाती है। और हम किसान कितने हैं? अरे सरकार ने हमारे लिए बहुत कर दिया, अरे सरकार 200 रुपये MSP। अरे भाई, एक साल बढ़ाया है आपके साथ, ऐसा नहीं है। अगर आप स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 पढ़ोगे तो ईमानदारी से तो आपको बहुत कम दिया जा रहा है। जो आपकी कंडीशन खराब है, अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट पे अगर आपको दिया जाए तो आपको कुछ नहीं दिया जा रहा है, 500-600 रुपया कम दिया जा रहा है, लेकिन आप 50 रुपये में भी खुश हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगर 24-25 का रिपोर्ट होगा तो यही देख लो बेटा, 2021 में 2021 में कितना था? 1868। कितना बढ़ाया गया? 1940। कितना बढ़ाया गया? उतना नहीं बढ़ा, लेकिन इलेक्शन कब हुआ था बेटा? आते हैं 2024-25 में, तो थोड़ा सा पहले आते हैं, है ना। अब यहाँ आकर के देखो 2023 में कितना है? 2040। तो यहाँ सीधा उठा करके क्या कर दिया गया है? हाँ, यहाँ पे आ जाओ 2143। अच्छा, इसमें जो बढ़ा है उसका रीजन, यहाँ पे उतना इंप्रूवमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इन सब के अकॉर्डिंग ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। इलेक्शन में उतना इंप्रूवमेंट क्यों नहीं मिला उसका रीजन है, अभी बताऊंगा। जब आपको बताऊंगा A2, C2,
A to FL पढ़ाऊंगा कि कैसे कास्टिंग होती है, तो उस आधार पे। तो अब जो हुआ है कि सरकार ने बार बार कहा कि आपको मैं C2 पे जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो उसने यही वादा किया था कि मैं आपको C2 पे आपको दूंगा और C2 का 50% आपको प्रॉफिट दूंगा, उसके हिसाब से MSP डिसाइड होगा। तो वो अभी जब इसके बाद पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। यानी कि आपको एक बात समझ में आ गया कि हर बार जो इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है 80 रुपया, 60 रुपया, 90 रुपया, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो हमको MSP कैसे देखने को मिलता है 200 रुपया, कहीं 250 रुपया, ऐसे बढ़ा करके हमको, यानी 150 से नीचे तो नहीं देते। क्यों देते हैं आपको ऐसा? क्योंकि आपको लॉलीपॉप दे दिया और अगली बार आपने उसकी सरकार बना और आप खुश हो जाते हैं कि सरकार ने। ऐसे मैंने यही बात बोला था कि इलेक्शन आने वाले स्टेट में, इसलिए आपको GST को क्या किया गया है, कम किया गया। आप इससे खुश मत रहिएगा कि फिर GST इसी पे रहेगा। अगर GST इतना ही करना था तो जब बनाए थे 2016 में इसीलिए तो लाए थे कि हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, तो उसी समय कम कर दिए होते हैं। लेकिन आपको इलेक्शन के टाइम पे बहुत याद आया, तो वो चीज़ें समझना कि हमारे इकोनॉमिक्स को भी राजनीति की तरीके से, और हम उसके शिकार बार बार होते जा रहे हैं। लेकिन खैर हमें ये बताना था एक्चुअली, तो ये है आपका रिपोर्ट। आप ऐसे GST आप देख सकते हो कि इस समय क्या रेट चल रहा है, 2025-26 चल रहा है, उस समय का रेट आप लोग देख लीजिए। कैसे हो रहा है यहाँ से? ये कैसे होता है बताएगा? ये फिर से वापस नहीं, हमें उसी पे जाना था। अभी और कुछ सिखाया था आपको। ये क्या बताया? देखिए उसके दूसरे नंबर पर ये ऊपर से सर ऊपर होम पर नहीं, वो तो होम हो जाएगा, होम हमें नहीं करना था, ये तो होम हो जाएगा, आपने फिर वही पे नहीं जाना। सर। चलो मैं डिटरमाइन समझा दूंगा, यही है जो हमें समझना, ठीक है ना। अब समझो, हमें समझाना है कि जो MSP होता है वो डिसाइड कैसे होता है ना। देखो डिटरमाइन कैसे करते हैं MSP हम डिसाइड कैसे करते हैं। जो हमारा CACB है वो MSP को कैसे डिसाइड करता है। अब इसको मैं लिखवाता, लेकिन चलो फाइनली यही हमें मिल गया, ठीक है ना। देखो पहला क्या है, MSP डिसाइड करने के लिए जो मेरा पहला क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई कैसे MSP डिसाइड करेगा? मैंने बताया था कि डिमांड एंड सप्लाई में क्या होता है, एक कर्व कैसे जाता है, सप्लाई का ऐसे और डिमांड का ऐसे, है ना। और दोनों डिमांड और सप्लाई जहां मिलते हैं वही प्राइस क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। यानी कि पहला जो मेथड यूज किया जाता है वो क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। यानी हमारे देश की सप्लाई कैसी है और हमारी डिमांड कैसी है, उसके हिसाब से हम रेट डिसाइड कर देते हैं कि MSP इतना होगा। सेकंड क्या है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि उस चीज को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ है। उस सामान को बनाने में अगर 100 रुपया खर्च हुआ है तो 100 रुपये से नीचे तो MSP रखेंगे नहीं, जब भी रखेंगे 100 रुपये से ऊपर रखेंगे। तीसरा करा प्राइस ट्रेंड्स इन द मार्केट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। यानी किसी भी सामान का हम MSP या प्राइस उस तरीके से डिसाइड करेंगे कि देखेंगे हमारे डोमेस्टिक में क्या ट्रेंड कर रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड कैसी है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक हम MSP को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। डिमांड नहीं है तो सिंपल से हमारे डोमेस्टिक मार्केट में बिकना है तो हम अपने हिसाब से उस रेट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और क्या है, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी। इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी का मतलब होता है कि एक ही सीजन में कई फसल उगाए जाते हैं। तुम्हें पता होगा राइस में ही अगर देखा जाए तो कई कैटेगरी होती है कि कहते हैं सर नॉर्मल राइस उगाएंगे तो 4 कुंटल होगा और वो क्या कहते हैं काला नमक उगाएंगे तो सर 1 कुंटल होगा, बोलते हो ना। तो ऐसे ही अब इसका मतलब है कि अगर सभी राइस का रेट एक कर दोगे तो काला नमक उगाने का फायदा होगा क्या, नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जब 2 तरह के अनाज हम उगाते हैं, उसी खेत में एक अनाज को उगाते हैं तो 100 कुंटल होता है और एक अनाज को उगाते हैं तो क्या होता है 50 कुंटल होता है। अब ऐसे कंडीशन में एक बात बताओ, सरकार दोनों पे MSP सेम रखेगी तो सिंपल सी बात, कोई 50 कुंटल वाला प्रोडक्ट उगाएगा और पता चलेगा हमारे देश में उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, उस ग्रेन्स का प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में सरकार ये करेगी कि 100 रुपये वाले पे MSP कम रखेगी और जो 50 कुंटल हुआ है जिसकी खेती करने पे सामान हमारा कम हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा उसकी प्राइसिंग हम ज़्यादा रखेंगे जिससे कि वो दोनों इक्वल आ जाए। तब हमको समझ में आएगा कि 100 कुंटल ये अनाज बेचे थे तो हमको 10,000 प्रॉफिट हुआ है
और इसको 50 किलो ही हम 50 क्विंटल ही उगाए हैं तो भी 100 रुपये हमको उतना प्रॉफिट हुआ है। तो यानी कि प्रॉफिट को क्या रखना है, बराबर रखना है। ऐसा नहीं कि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो जितना प्रॉफिट कम हो जाए, क्योंकि सिंपल सी बात है उसमें क्या हो रहा है, कम खपत। इसलिए काला नमक क्या होता है, महंगा होता है, और बाकी चावल बेचते तो कैसे होता है, सस्ता होता है। अगला है टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। यानी कि जब हम एमएसपी तय करते हैं तो इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है कि एग्रीकल्चर वाले जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उनको एक ऐसा इनकम दिया जाए, है ना, कि जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको खरीदने की क्षमता हो। पता चला कि अनाज की कॉस्टिंग के हिसाब से हमने उनको प्राइस दे दिया, अब वो मार्केट में जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो बड़ा महंगा बिक रहा है, तो क्या कभी किसान उस चीज़ को खरीद पाएगा, कभी नहीं खरीद पाएगा, बस अपना पेट पूजन कर पाएगा। तो सरकार को इस बात को भी ध्यान रखना है कि एमएसपी को इतना रखना है कि जब अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो बेचे तो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को वो क्या कर सकता है, खरीद सकता है। उस हिसाब से एमएसपी को हम डिसाइड करते हैं कि कितना रखा जाए कि वो मार्केट में जाकर अपने बच्चे के लिए कपड़े, जूते, है ना, खरीद ला सके, है ना, अपने लिए घर के लिए कुछ सामान खरीद ला सके, तो इस पर भी डिसाइड करता है। ये जो छठवां पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट बहुत बाद में जोड़ा गया, ये पहले वाले में नहीं हुआ करता था, क्योंकि मैं भी रोज पढ़ाई किया हूँ तो मैं जान रहा हूँ। ये छठवां पॉइंट नहीं, पहले 6 ही पॉइंट था। ये जो पॉइंट है एक्चुअली में ऐड होना था 2006 में, लेकिन ऐड किए 2019 के बाद। अब सरकार ने किया तो हो गया, बात बताऊंगा, इसको पहले नहीं समझा था, पहले समझा देता हूं। लाइकली इंप्लीकेशन ऑफ एमएसपी ऑन कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट। एमएसपी करते समय ये भी मत कर दो कि किसान को इतना पैसा दे दो कि वो सामान की एमएसपी बढ़ाओगे तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर तुमने प्राइस को इतना बढ़ा दिया कि पता चला कंज्यूमर ही ना खरीद पाए, तो कंज्यूमर के पॉकेट पे भी उतना वजन न पड़े। यानी रेट डिसाइड करते समय इस बात का भी ध्यान देना है कि किसान भी मार्केट में जाके सामान खरीद सके, लेकिन साथ में इतना किसान का सामान महंगा मत कर दो कि हम जो कंज्यूमर हैं, जो सामान खरीदने वाले हैं, गेहूँ चावल इतना महंगा हो गया कि हम खरीदे ना करें। जैसे टमाटर जब 200 रुपये किलो होता है तो टमाटर छोड़ देते हैं, नहीं खरीदते हैं, कहते हैं बिना टमाटर के खा लेंगे। प्याज महंगा होता है तो एकदम कहते हैं बिना प्याज का भी खाना अच्छा लगता है, या तो एक तो पूजा में बिना प्याज का अच्छा लगता है, जब पूजा वूजा में प्याज लहसुन नहीं पड़ता है तब, और या तो दूसरा जब प्याज बड़ा महंगा हो जाता है कहते चलो चल जाएगा, चोखे बना दो, सही है ना। तो ये चीज़ है। ये जो छठवां पॉइंट है बेटा, इस बात को समझना, ये बाद में ऐड ऑन किया गया छठवां पॉइंट। छठवां पॉइंट ये कहा कि एमएसपी तय करते समय इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें 50% प्रॉफिट ऐड करके आप एमएसपी डिसाइड करें। यानी किसी भी सामान को बनाने में, एग्रीकल्चर में सामान बनाने का, उगाने की बात हो रही है, एग्रीकल्चर पढ़ाना तो बनाने की बात नहीं करेंगे, बनाने की बात करेंगे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ाएंगे। तो एग्रीकल्चर में मान लो कोई अनाज हमने उपजाया और उसमें हमारी लागत लगी 1000 रुपया, ठीक ना, तो उसकी प्राइस क्या होगी, 1000 तो उसका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, उसका 50% कितना होगा, 500 रुपये। यानी मार्केट में उसकी एमएसपी जो तय की जाएगी, जो उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी वो 1500। ये कॉलम सबसे बहुत अभी 2019 में ऐड किया गया, ये कॉलम पहले नहीं था। अब क्यों जोड़ा गया और किसके रिकमेंडेशन से जुड़ा, इस बात को हम लोग फाइनली अपने बारे में समझते हैं। अब वो चीज़ें हैं जो मैंने दिखाया है वो नोट करना है, डिटरमाइन कैसे होता है एमएसपी। 7 पॉइंट आप लोग घर पे जा करके नोट कर लीजिएगा। ऐसा भी मैं लिखवा था लेकिन मुझे पता चला नहीं है तो मैंने यहीं आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे हम लोग कहाँ पहुँचे थे, 11 मिनट तक पहुँचे थे। बहुत ध्यान से समझना कास्टिंग कैसे होता है, किसी भी एमएसपी के लिए कास्टिंग कैसे होता है। कास्टिंग मतलब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इसको समझते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है। ध्यान दो बेटा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको यही लगता होगा कि एक किसान गया और खेत में बोने से लेकर के, है ना, उपजा काटने तक का जो भी खर्चा हुआ होगा वही उसकी कास्टिंग होती है, सही है ना, यही आप मानते हो ना। ऐसे कास्टिंग नहीं होती। कास्टिंग करते समय ये मत सोचना कि अगर तुमसे पूछे कि भाई तुम्हारे की ये जो अनाज उपजाए हो इसको जाने में कितना पैसा खर्च हुआ, तो तुम याद करोगे अच्छा पंपिंग सेट चलाए थे तो इतने का तेल लगा था, सीड्स इतने का लाए थे,
चाटू मजदूर किए थे तो हमने बोया, है ना, फिर अनाज उगा, फिर अनाज में जो घास उगा उसके लिए चाटू और मजदूर किए तो उसको उतना पैसा दिया, फिर मैंने कटिंग के लिए पैसा दिया, और कटिंग करने के बाद फाइनली हमारे घर पर वो चीज़ें आ गया तो हमने कहा सर टोटल इसको उपजाने में हमारा पर क्विंटल 1000 रुपया लगा है मलामी चावल। तो आपने क्या कहा कास्टिंग कितना हुआ 1000, पर सरकार ऐसे काम नहीं करती है। सरकार कहती है ये बताओ तुम्हारा इस फसल को उगाने में कितना पैसा लगा, तो उसने बताया सर मेरे पॉकेट से X रुपया लगा। X रुपया मतलब समझ रहे हो, पानी चलाना, सीड्स को बोना, हार्वेस्टिंग में, कटिंग में, फाइनली आपके घर तक आने में, जो आपने 4-5 लेबर खरीद रखा था उसमें काम करने के लिए, उस सब का पैसा ओवरऑल जोड़ कर क्या चलता है कि सर मेरे पॉकेट से तो X रुपया खर्च हुआ, तो कहें MSP तय कर दिया जाए, कहाँ सर MSP तय कर दिया जाए। सरकार कहता ना ये बताओ कि तुम्हारा कितना पैसा लगा, तो कहा सर यही तो लगा। कहा ये बताओ तुम्हारा कुछ पैसा नहीं है क्या, तुमने भी तो काम किया होगा किसानों के साथ। अरे सर हम तो सोचे ही नहीं इस बात में। एक बात बताओ तुम किसी दूसरे के खेत में गए होते, काम किए होते तो तुमको पैसा मिलता कि नहीं मिलता। हाँ जाते तो हमको भी इतना पैसा मिलता जितना हमने आदमी को लाया, क्योंकि हमको भी खेती वहाँ करना होता। कहे हाँ सर अगर मैं दूसरे के खेत में 4 दिन या 5 दिन काम किया होता तो मेरा जो पैसा खर्च होता वो कितना होता, Y रुपया। तो कहेंगे तुम्हारा पैसा नहीं होगा, तो हाँ सर ये भी तो मेरा ही पैसा होगा। फिर सरकार कहेगा कर दे MSP तय, तो कहेगा हाँ सर कर दीजिए। कहीं एक बात बताओ तुम्हारी जमीन की कीमत क्या है, कहेगा पगला बोला गया होगा हमको जमीन नहीं बेचना है। अरे जमीन नहीं पूछ रहा हूँ दादा, ये पूछ रहा हूँ कि अगर तुम अपने जमीन पे खेती ना किए होते और बटिया में दे दिए होते या किसी को दे दिए होते लीज पे, तो क्या जमीन से रेंट आता कि नहीं आता। आज तो इसलिए कह रहे हो ना कि हमारा इतना पैसा लगा है और इसी के हिसाब से हमारा प्रॉफिट है। नहीं भाई तुमने भी मेहनत किया है 6 महीना, उस पर 4 महीना, तो तुम्हारा भी कुछ पैसा बनता है। प्लस तुम अगर उस जमीन पे अनाज ना हो पाए होते, किसी को दे दिए होते, तो जमीन का रेंट मिलता कि नहीं मिलता। यानी इस पैसे में कास्टिंग में तुम्हारा जो पॉकेट से लगा है वो लगा है, दूसरा जो तुमने काम किया वो पैसा लगा है, तीसरा तुम्हारा जमीन का पैसा लगा। अगर तुम ना उगाते तो 1.5 रुपया क्या होता तुम्हारा जमीन का रेंट आता। यानी तुम्हारी जमीन का रेंट कितना, तुम बताओगे हाँ सर अगर ये मैं लीज पे दिया होता तो 1.5 रुपया हमको मिल गया होता। कहते ये तुम्हारी पूरे एक प्रोडक्ट की क्या हो गई, कास्टिंग हो गई। तो अभी भी बचा है, क्या बचा है यही बताओ। जो पूरा पैसा लगाए हो, अगर इस पैसे से तुम खेती ना किए होते अब बैंक में जमा किए होते तो कुछ परसेंटेज मिलता। अरे हाँ सर ये तो बात एकदम सही बोल रहे हैं। करने से हमको फायदा तो जमीन को लीज पे देने में था, दूसरे के यहाँ काम कर लिए होते तो हमको ज़्यादा पैसा मिल गया होता। कहे हाँ सही बात है, जितना पैसा लगाया हो खेत में ना लगाया होता या जमीन को रेंट पे रखा होता और पैसा बैंक में डाल दिया होता तो हमको क्या मिलता, 1 रुपया इंटरेस्ट मिला होता। इसका मतलब है कि जो पूरी कॉस्टिंग होती है वो कॉस्टिंग तो एक्चुअली में सब है। पहले की सरकार कॉस्टिंग इसको मानती थी, इसको बोलती थी A2 नाम दिया है। क्यों दिया है इस लॉजिक में बताना जा रहा है। बस इस बात को समझो कि इस प्राइस को, इस कास्टिंग को सरकार ने A2 नाम दिया है। इन दोनों को मिला दो तो बोलेंगे A2 + FN, ठीक है ना। यानी वो कास्टिंग जो हमारे पॉकेट से लगा है प्लस मेरी मजदूरी, अगर जोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे A2 + FN बोलेंगे। तीसरा जो है आपका जेड का मतलब ही है बेटा आपका, जेड का मतलब हो जाएगा आपका टोटल, सॉरी जेड कर रहे हैं C2 नाम से काट दिया। C2 का मतलब होगा X + Y + Z + A, इसको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका C2। और मैंने बताया था कि जो स्वामीनाथन कमीशन था समझो, सरकार जो पहले हमें देती थी MSP वो A2 पे देती थी। यानी जितना हमारे पॉकेट से खर्च हुआ उस पे हमें सरकार क्या करती थी 50% करके, 50% क्या पहले 50% नहीं था, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट के बाद आया। तो सरकार ने क्या किया A2 पे परसेंटेज तय करके हमको क्या दे देती थी MSP। जब मोदी सरकार आया है ना तो उन्होंने क्या कहा कि एक स्वामीनाथन रिपोर्ट था 2006 में, उन्होंने कहा था कि C2 पे 50% देंगे। किसान खुश हो गए एकदम, अब तो हमको खूब जब्बर पैसा मिलेगा, है ना।
C2 पे पैसा मिलेगा। और सरकार जब बनी 2014 में तो सरकार ने कहा A2 पे जो देती है वो सरकार क्या करती है, आपके साथ गलत करती है, हम आपको देंगे किस पे, C2 पे 50% देंगे। और फाइनली 2014 में सरकार बन गई। कुछ हुआ ना हुआ। फिर क्या हुआ, फिर सरकार बनी 2018 में, 18-19 बनी, फिर कुछ हुआ नहीं हुआ। अब अंत में परेशान हो गए किसान। जो आपने देखा कि जो किसान का प्रोटेस्ट हुआ, अब आप न्यूज़पेपर में क्या माध्यम पढ़ते हो मेरे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन आप समझे ना कि वहाँ पे मैटर क्या था। मैटर यही था कि सरकार ने इलेक्शन में वादा किया था कि हम C2 पे आपको क्या देंगे, MSP देंगे 50% प्रॉफिट करके, लेकिन सरकार किस पे दे रही थी, A2 पे। फिर सरकार फाइनली 2019 में ये फैसला लिया है ना, 2019 में उन्होंने किस पे दिया है, A2 प्लस FL पर। अभी भी सरकार जमीन पर और इंटरेस्ट पे पैसा नहीं दे रही थी। इसीलिए कहा कि आपने तो वादा, जब तक ठीक है आपने वादा किया और हमने आपकी सरकार बनाई, लेकिन आप A2 से A2 FL पे आ गए, लेकिन आपने तो वादा C2 का किया था। आप तो C2 पे हमें दे ही नहीं रहे हो पैसा। इसीलिए पूरे जितने भी किसान थे आपके पंजाब हरियाणा वाले, अब आप उसको राजनीतिक मुद्दा ले लो, वो उनका राजनीति वाले बढ़ाएंगे, वो समझाएंगे, बट मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ कि किसान का गुस्सा इस बात का था कि जो आपने वादा किया था, और ये वादा नहीं, ये रिकमेंडेशन 2006 में हुआ था, ईमानदारी से 2006 में हुआ, तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए था 2007 में। GST जब आपने लाया तो आपको 6 महीने 7 महीने में लिमिट में ला दिया, लेकिन जो हमारे हित की बात है, जो आपको टैक्स लेना है, उसके लिए आपने 2016 में लाया और 1 जुलाई 2017 में इम्प्लीमेंट में ला दिया। लेकिन जब हमारे हित की बात आई है तो 2006 से लेकर के कहाँ पहुँच गए, 2019 में 13 साल बाद भी आप ले रहे हैं तो A2 प्लस FL, यानी हमारी जमीन की कोई कीमत नहीं है। इसलिए आज भी क्या लोग कर रहे हैं, छोड़ो जाने दो, जमीनियाँ दे देते हैं लीज पे। किसको दे देते हैं, वो जो टेंट लगा कर क्या बनाते हैं उसको, मैरिज हॉल वाले को दे दे रहे हैं, किसी को कुछ दे दे रहे हैं फैक्ट्री बनाने, क्यों, फायदा ही नहीं है हमें। तो सर जो मेन किसान ने प्रोटेस्ट किया था उसमें किसी राजनीतिक पार्टी जो भी सेके, उससे मेरा मैटर नहीं है, लेकिन किसान की जो मांग थी वो मांग क्या थी, C2 पे मिले। और C2 पे अगर उन्हें मिलेगा तो जो आज MSP है उस MSP पे लगभग 500 से 800 रुपए का डिफरेंस आता है। यानी कि गेहूं का अगर चावल का रेट 2200 रुपए है तो ऑटोमेटिक चावल का रेट क्या हो जाएगा, 3000 रुपए क्विंटल हो जाएगा। और 800 रुपये आप क्या कर रही है, सरकार मान ले रही है, तो किसान को दुख होगा कि नहीं होगा। तो वो जो तुमने 50% देखा है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, जो छठवां पॉइंट था, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, यानी कास्टिंग लिख लो उसको डायरेक्ट, कास्टिंग प्लस है ना, कास्टिंग पर 50%। अब डिपेंड करता है कि सरकार कास्टिंग किसको मानती है। तो पहले की सरकार कास्टिंग किसको मानती थी, A2 को, जो आपके पॉकेट से लगा है। अब सरकार 2019 से कास्टिंग किसको मानती है, A2 प्लस FL को, जिससे A2 FL क्या है आपका, A2 FL मतलब ये दोनों को A2 प्लस FL बोलेंगे, जिसमें आपका X एंड Y ऐड है। और C2 क्या होगा, जो कि अभी भी डिमांड में है कि हमको सर C2 पे दीजिए 50%, C2 पे देंगे तो ये दोनों तो मिला, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, प्लस इससे 50% मिलेगा हमको, है ना। तो अभी जो उसका कैलकुलेशन आप कभी करोगे अपने दिमाग से लॉजिकल थ्योरी लगा करके, तो आपको पता चलेगा कि जो 2200 2300 रुपया दे रहे हो, अगर 3000 रुपया दे रहा है सरकार, तो सिंपल सी बात, उसका रेट 3800 रुपया हो जाएगा, 800 रुपया। तो कहोगे सर हमारा तो फायदा है, 3800 हो जाएगा तो हमारे पॉकेट से तो जाएगा। अरे बेटा किसान मर जाएगा तो फिर क्या करोगे। हमें लगता है ना कि अगर MSP हाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, रेट हाई हो जाएगा, नो डाउट रेट हाई हो जाएगा। तो रेट हाई होगा तो सही बता दो, फर्क तो पड़ेगा पब्लिक पे। मैं कहता पब्लिक पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, पूछो क्यों, बेफजूल खर्च करने में, पिक्चर हॉल में जाकर पिक्चर देखने में, है ना, और नवरात्रि में घूमने में पैसा नहीं खर्च हो रहा है क्या। मैं मेले के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ। फ़ोन खरीदने में, एक फ़ोन तो खराब हो गया, पापा बेकार कर रहा है, 6-6 महीने में फ़ोन बदलने में आपको नहीं। और जहाँ किसान की प्राइसिंग बढ़ रही है वहाँ पे आपको लग रहा है महंगाई बढ़ जाएगी। किस चीज़ में महंगाई नहीं बढ़ी है भाई, 10 रुपये की कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे 20 रुपये हो गई, देखते देखते 40 रुपये हो गए, तब आपको महंगाई नहीं देखी। लेकिन जब किसान की बात आई तो आपको महंगाई दिखने लगता है। चावल गेहूँ तो बस डेली वाली यूज़ वाली चीज़ है, तो सिर्फ किसान को ही मारना है क्या, आदत बन जाएगी आपकी। आया तो फिर ही छोड़ दो उनको, काम हो जाएगा। बाकी जो कुछ चीज़ें बची है अब मैं करवा के बोलूँगी, है ना, 10 मिनट की बातें और बची है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, वो मैं बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बाकी आपका MSP का चैप्टर कर
एमएसपी हो गया, एमएसपी कैसे कैलकुलेट होती है कास्टिंग, क्या देना, डिटरमाइन कैसे होता है मैंने बता दिया है, ठीक है ना, उस चीज़ को ध्यान रखना। और प्राइसिंग कम बेसिक कब होती है वो चीज़ है।